डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। भ्रमपूर्ण संरचना के बाहर क्या ये भी एक विकल्प है? बुरा आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी जान खतरे में है, फिर भी उस बच्चे में इतनी हिम्मत है कि वह उसे पहाड़ पर ले जाने के लिए मजबूर करता है। क्या कोई इंसान ऐसा करेगा? अरे बाप रे, वो लगभग 50वीं मंजिल पर पहुंच गया है। लगता है ये काम कर रहा है। ये तो सरासर बेशर्मी है। क्या ये धोखा नहीं माना जाएगा? लुओयुन घाटी की भीड़ ने क्यूई युआन को मायावी क्षेत्र में तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए देखा। वे सभी हक्का बक्का रह गए, उनके जबड़े नीचे गिर गए। कोदाव पर्वत पर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के सहारे कांप रहा था और अपनी पीठ पर एक बलवान युवक को लादे हुए था। शिखर की ओर चढ़ते हुए वह हौंफ रहा था और हर कदम पर अत्यधिक तनाव महसूस कर रहा था। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि जहां एक और बूढ़ा व्यक्ति थकान से पसीने से तरबतर था, वहीं दूसरी ओर युवक आराम से आध्यात्मिक फल चबा रहा था और बूढ़े व्यक्ति को चढ़ाई जारी रखने के लिए निर्देश दे रहा था, जिससे बुजुर्गों के प्रति जरा भी सम्मान का भाव नहीं दिख रहा था। बूढ़े आदमी, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लगभग आधा घंटा हो गया है और हमने अभी आधी दूरी ही तय की है। अगर तुम इसी तरह सुस्ती बरतते रहे तो मेरे लिए तुम्हारे स्पिरिट स्टोन में कटौती करना मुश्किल हो जाएगा। इसे इस तरह समझिए, इस पहाड़ पर कुल मिलाकर 100 सीढ़ियां हैं। हर कदम पर आपको एक स्पिरिट स्टोन मिलेगा। क्या अब आपको प्रेरणा नहीं मिल रही? शुरू में तो बूढ़ा इतना थका हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने सुना एक कदम एक स्पिरिट स्टोन के बराबर है, तो उसका मनोबल तुरंत बढ़ गया। उसके शरीर कांपना बंद हो गया, उसके पैरों में फिर से ताकत आ गई और उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई। ये देखकर कि क्यूई युआन शिखर पर पहुंचने ही वाली थी, लुओयुन घाटी के कई शिष्य अंततः अपने सदमे से बाहर आ गए और जानबूझकर या अनजाने में यिन युआन की ओर देखने लगे। आखिरकार दाव प्रवेश मंडप के इस वरिष्ठ ने पहले पूर्ण विश्वास के साथ दावा किया था कि तीसरी परीक्षा त्रुटिहीन थी और उसमें अवसरवादिता की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने आसपास के लोगों की निगाहें महसूस करते हुए यिन युआन का चेहरा सिकुड़ गया, उसका भाव और भी बदसूरत हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, भ्रमकारी संरचना की परीक्षाओं में शामिल सभी पात्र वरिष्ठ संरचना आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और संरचना का एक मूल हिस्सा हैं। इसलिए कोदाव पर्वत पर लगे प्रतिबंध उस बूढ़े व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। कीदा ने इसी बात का फायदा उठाते हुए फॉर्मेशन के भीतर मौजूद एक पात्र की मदद से खुद को पहाड़ पर चढ़ाया। इस तरह वह खुद को फॉर्मेशन का हिस्सा बताकर फॉर्मेशन के दमन से बच गया और प्रतिबंधों के प्रभावी हुए बिना शिखर तक पहुंच गया। ये सुनकर भीड़ में एक बार फिर हैरानी और विस्मय की लहर दौड़ गई। तो बात ऐसी है, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया है। हे भगवान, उसने इस तरह की छिपी हुई खामी का पता कैसे लगाया? हालांकि यिन युआन ने ठंडी सी आवाज में कहा, मैंने पहले सोचा था कि भले ही इस चीदा की योग्यता कमजोर है, लेकिन उसका हृदय स्वभाव इतना अच्छा है कि उसे साधना में लाना कुछ हद तक सार्थक होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना धूर्त और कपटी निकलेगा। इस समय अब तक चुप रही बाई जीरो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, जीरो का मानना है कि बुद्धिमत्ता भी एक प्रकार की शक्ति है। यद्यपि चीदा ने तीसरे परीक्षण में दाव हृदय या दृढ़ता का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी जिस तरह से उन्होंने गठन में जल्दी से खामी का पता लगाया, वह प्रशंसा के योग्य है। इसके अलावा यह मायावी संरचना लुओयुन घाटी से संबंधित है। अगर किसी को इसमें कोई खामी मिलती है तो ये हमारी अपनी गलती है। हम इसके लिए दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं? नियमों के अनुसार जो भी 30 से अधिक सीढ़ियां चढ़ता है, वह अंतिम मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लेता है। अब जबकि चीदा ने इस मानक को बहुत पार कर लिया है, वह स्वाभाविक रूप से लुओयुन घाटी का शिष्य बनने के योग्य है। जैसे ही उसने ये कहा, लुओयुन घाटी की भीड़ एकदम शांत हो गई, क्योंकि उनके पास कोई प्रतिवाद नहीं था। स्पष्ट रूप से पहले घोषित नियमों के अनुसार क्यूई दा ने प्रवेश मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अगर लुओयुन घाटी संप्रदाय का नेता भी यहाँ होता तो वह इस तथ्य को नकार नहीं पाता। अन्यथा अगर यह बात फैल गई तो न केवल वे हंसी का पात्र बनेंगे, बल्कि उन्हें अपने वचन से मुकरने वाले और संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति के रूप में भी बदनामी मिलेगी, जिससे साधना जगत में उनका अस्तित्व असंभव हो जाएगा। घाटी में ऐसे विलक्षण शिष्य को भर्ती करना वरदान होगा या अभिशाप? बाई जीरो ने मन ही मन सोचा। मायावी लोक, कोदाव पर्वत का शिखर। हे मेरे युवा मित्र, मैं तुम्हें पहले ही ऊपर ले जा चुका हूं। आत्मा के पत्थर कहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने हौंफते हुए क्यूई युआन को जमीन पर बिठा दिया। वह पूरी तरह से थक चुका था और एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। ची युआन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद बुजुर्ग। आप वाकई बहुत तंदुरुस्त हैं, उम्र के बावजूद अभी भी बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। ये जूनियर आपसे बहुत प्रभावित है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, बहुत बातें हो गईं, स्पिरिट स्टोन मुझे सौंप दो। क्यूई युआन पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। स्पिरिट स्टोन? कौन से स्पिरिट स्टोन? ये देखकर बूढ़े व्यक्ति को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह गुस्से से चिल्ला उठा, तुमने कहा था कि तुम्हें पहाड़ पर ले जाने के बदले मुझे 100 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? ची युआन को अचानक ये बात समझ में आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
ओह, आपका मतलब वो है। माफ कीजिए, मैं आपसे झूठ बोल रही थी। क्या? बूढ़े आदमी का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया और उसके होंठ कांपने लगे। अरे छोटे चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खिलवाड़ करने की? क्यू युआन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं हमेशा से ईमानदार और सरल स्वभाव का रहा हूँ, सही गलत की स्पष्ट समझ रखता हूँ, और मुझे धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अभी अभी मुझे धोखा दिया, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझे भी तुम्हें धोखा देना पड़ा। वरना जितना मैं बाद में इसके बारे में सोचता उतना ही गुस्सा आता। क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को लगभग खून की उल्टी आ गई। छोटे चोर, अभी तुम्हारा हिसाब बाकी है। ये कहते हुए उसने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और क्यू युआन पर झपटने और उससे जानलेवा लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। तभी बूढ़े व्यक्ति की सांसें थम सी गईं। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा, हरे धुएं के गुबार में गायब हो गया। अगले ही क्षण कौदाव पर्वत के ऊपर हवा में अचानक लहरें दिखाई दी। शून्य लोक से एक युवक के आकार की एक प्रेत आकृति प्रकट हुई और क्रोध से क्यू युआन के सामने आकर शाप देने लगी। अरे छोटे बदमाश, मैं गठन आत्मा 3000 वर्षों से इस गठन की रक्षा कर रहा हूं, और मैंने तुम्हारे जैसा अमर सद्गुण से रहित कोई नहीं देखा। मेरे क्लोन ने तुम्हें पहाड़ पर चढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की और तुम मुझे 100 आत्मा पत्थर भी नहीं दोगे। अगर नियमों में मनाही न होती तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही चाकू मार देता। निकल जाओ, और फिर कभी वापस मत आना। इससे पहले कि क्यू युआन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एक जबरदस्त प्रतिकर्षण बल द्वारा मायावी दायरे से बाहर धकेल दिया गया। बल का प्रयोग काफी हिंसक था, जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित था। मायावी संरचना के बाहर अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों का सामना करते हुए क्यू युआन ने मासूमियत से अपनी नाक रगड़ी और मन ही मन सोचा, मैं 100वीं मंजिल तक पहुंच गया और मुझे फॉर्मेशन स्पिरिट से भी मुलाकात हुई। मुझे ये परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी, है ना? ची युआन को खास चिंता नहीं थी। हालांकि मायावी संरचना में मौजूद गठन आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन वह आत्मा रूपांतरण क्षेत्र के मध्य स्तर पर ही थी। वह उससे 3 प्रमुख स्तर ऊपर नहीं थी, इसलिए वह उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि को देख नहीं सकती थी। पुष्टि करने के लिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और लुओयुन घाटी के एक शिष्य को किनारे खींचकर पूछा, वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है कि मैं अभी अभी मायावी संरचना के गठन आत्मा से मिला हूं। गठन आत्मा ने मुझे स्वयं भेजा है। क्या इसका मतलब है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं? शिष्य ने जटिल भावों से उसकी ओर देखा और कहा, बड़े भाई, कृपया मुझे सीनियर ब्रदर मत कहिए। आपको मेरा सीनियर ब्रदर कहना चाहिए। सीनियर फॉर्मेशन स्पिरिट ने 1000 वर्षों में अपना असली रूप प्रकट नहीं किया है, फिर भी आपने उसे व्यक्तिगत रूप से आपको भेजने के लिए मना लिया। ये छोटा भाई हार स्वीकार करता है। क्यू युआन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि फॉर्मेशन छोड़ने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। ऊपर देखते हुए उसने महसूस किया कि पहले 2 दौर में बाहर हुए उन बदकिस्मत लोगों के अलावा वह तीसरा चरण पूरा करने वाला पहला प्रतिभागी था। अधिकांश प्रतिभागी लगभग 20वीं मंजिल पर संघर्ष कर रहे थे। आगे बढ़ने का हर कदम एक बहुत बड़ा प्रयास था, मानो उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो रही हो। उनमें से सबसे तेज प्रगति करने वाला एक परिचित था। भाग्य का पुत्र लिन जैन 38वीं मंजिल पार कर चुका था और 40वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसकी संघर्षपूर्ण स्थिति को देखते हुए 40वीं मंजिल पार करना आसान नहीं होगा। इसी बीच लिन जेन की प्रतिद्वंदी वांग लुचुआन 33वीं मंजिल पार कर चुकी थी और दूसरे स्थान पर थी। अब तक वांग लुचुआन का गोलमटोल चेहरा सुअर के जिगर के रंग का हो चुका था और उसकी चर्बी लटक रही थी। इस जीवन में उसका 35वीं मंजिल तक पहुंचना असंभव लग रहा था। उन प्रतिभागियों को पसीने से तरबतर देखकर क्यू युआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके भीतर बौद्धिक श्रेष्ठता का भाव उमड़ आया। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह तड़के, लुओयुन घाटी, बाहरी संप्रदाय। डिंग, मेजबान को मिशन पूरा करने के लिए बधाई। साधना तकनीक प्रविष्टि, पुरस्कार के रूप में 100 टेक पॉइंट, 8 उच्च श्रेणी की ची संग्रहण गोलियां, 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए गए हैं। पुरस्कार स्वचालित रूप से सिस्टम स्पेस में वितरित कर दिए गए हैं। साधारण लकड़ी की झोपड़ी में क्यू युआन ने अपनी भौहें मली और तिरस्कार भरी नजर से अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की पर्ची को एक तरफ फेंक दिया। इस प्रकार की सरल और सटीक शोधन साधना तकनीक से वह महज एक नजर में ही प्रवेश कर सकता था, बिना किसी प्रयास के। फिर भी नए जोड़े गए 100 जवाबी हमले के अंकों ने उनके कुछ हद तक उदास मन को थोड़ा और आरामदायक बना दिया। कल उन्होंने लुओयुन घाटी की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और एक गौरवान्वित यूटिलिटी डिसाइपल बन गए। मिशन पूरा होने के बाद उसने सोचा था कि वह शान से निकल जाएगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम द्वारा फिर से शुरू किया गया अगला मिशन उसे लुओयुन घाटी की इस निम्न श्रेणी की साधना तकनीक हेकी जिंग को प्रारंभिक स्तर तक विकसित करने देगा। नए मिशन को देखकर क्यू युआन को अचानक एक बहुत ही गंभीर समस्या का एहसास हुआ। ये दिमागी तौर पर निष्क्रिय प्रणाली वास्तविकता की परवाह ही नहीं करती। ये पूरी तरह से मूल मालिक की जवाबी हमले की रणनीति के अनुसार मिशन जारी करती है। भले ही मूल मालिक की मृत्यु हो गई हो, यह मिशन पूरा किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह उसके सिर पर आ पड़ा है। इसका यह भी अर्थ था कि यदि वह आगे के मिशनों को पूरा करना चाहता था तो उसे अस्थायी रूप से लुओयुन घाटी में रुकना होगा। प्रतिष्ठित ताइशुआन पवित्र भूमि दाव बालक को वास्तव में कुछ समय के लिए लुओयुन घाटी में एक सहायक शिष्य के रूप में रहना पड़ सकता है। ये तो सरासर हास्यास्पद है। जैसे ही वह झुंझलाया, मिशन सूची फिर से रिफ्रेश हो गई। मेजबान अभी अभी लुओयुन घाटी में प्रवेश कर चुका है, उसकी शक्ति कमजोर है और उस पर भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं है।
अभी जवाबी हमला करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आपको कड़ी मेहनत करके खुद को निखारना और बेहतर बनाना होगा। ये सिस्टम शक्तिशाली बनने के आपके मार्ग में एक मजबूत सहारा बनेगा। नया मिशन, ची शोधन का तीसरा स्तर। मिशन का लक्ष्य है कि जिंक का अभ्यास जारी रखें और 1 महीने के भीतर अपनी साधना को ची शोधन के तीसरे स्तर तक बढ़ाएं। मिशन पुरस्कार 150 प्रति अटैक पॉइंट, 3 टॉप ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स, एंट्री लेवल डिफेंसिव मैजिकल आर्टिफैक्ट रॉक मिरर, 500 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। एक और बेकार मिशन, क्यूई युआन अब शिकायत करने की स्थिति में नहीं था। उसने अपना मन शांत किया और चुपचाप मिशन पूरा होने की सूचना की आवाज का इंतजार करने लगा। उनकी वर्तमान साधना शक्ति ची शोधन के तीसरे स्तर से कहीं अधिक थी। इस तरह का मिशन उनके लिए एक वरदान था, मानो कोई परीक्षा हो जिसके उत्तर पहले से ही भरे हुए हों। तथापि 15 मिनट बीत गए और अभी भी कोई सूचना ध्वनि नहीं सुनाई दी। क्या चल रहा है? ची युआन स्तब्ध रह गया। उसने मिशन को ध्यान से देखा और अंततः समझ गया। फिर उसने दिखावटी ढंग से फेकी जिंक में वर्णित साधना मार्ग का अनुसरण किया और कुछ देर अभ्यास किया। डिंग, मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। लानत है, पता चला कि मिशन के लक्ष्य में लिखा पहला वाक्य निरर्थक नहीं था। वास्तव में यह मिशन को पूरा करने की शर्तों में से एक था। इस बेवकूफ सिस्टम के मिशन विवरण पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं, लेकिन आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय ये काफी कठोर है। ची युआन ने हंसते और रोते हुए अपना सिर हिलाया। अपने बढ़ते रक्तचाप को कम करने के लिए उसने ताजी हवा लेने और लुओयुन घाटी के नज़ारों का आनंद लेने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नए शिष्यों में से एक होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके निवास के लिए एक अलग कमरा आवंटित किया गया था। हालांकि यह लकड़ी की झोपड़ी नीची और छोटी थी और इसकी दीवारें खाली थीं, फिर भी यह अन्य यूटिलिटी डिसाइपल्स के दोहरे कमरों से कहीं बेहतर थी। इस वर्ष लुओयुन घाटी में शानदार फसल हुई, जिसमें लगभग 20 योग्य नए शिष्य भर्ती हुए, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक संख्या है, जिससे बाहरी संप्रदाय के एल्डमो जेंग्यांग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। संप्रदाय के नियमों के अनुसार शिष्यों का यह नया समूह सहायक शिष्यों के रूप में शुरुआत करेगा और 1 वर्ष के बाद योग्य प्रदर्शन करने वालों को बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। बेशक विशेष रूप से उत्कृष्ट उपयोगिता शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के एक वरिष्ठ द्वारा चुना जा सकता है, उन्हें एक सच्चे शिष्य के रूप में लिया जा सकता है और वे सीधे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही ठंडी और ताजगी भरी सुबह की हवा उसके चेहरे से टकराई। क्यूई युआन ने गहरी सांस ली और उसका मन तुरंत तरोताजा हो गया। उसने धीरे से कहा, यहाँ काफी खुशबू है। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अचेतन रूप से अपनी बगल और पीछे की ओर देखा तो उसे अपने से कुछ ही दूरी पर हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक सुंदर महिला साधिका खड़ी दिखाई दी, जिसका गोरा जैद जैसा चेहरा थोड़ा शर्मा रहा था। वरिष्ठ बहन, आप यहाँ क्यों हैं? तभी क्यूई युआन को पता चला कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उसने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर उसका अभिवादन किया। चूंकि वह एक नवोदित व्यक्ति था और लुओयुन घाटी के बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं रखता था, इसलिए उसने लुओयुन घाटी के विशेषज्ञों को सतर्क करने से बचने के लिए अपनी दिव्य चेतना का अंधाधुंध प्रसार नहीं किया, इसलिए उसकी आध्यात्मिक अनुभूति सामान्य से कहीं अधिक मंद थी। वह पहले से ही जानता था कि बाई-जीरो संप्रदाय के नेता की बेटी और आंतरिक संप्रदाय के सच्चे शिष्यों की प्रमुख थी। दूसरे शब्दों में, जब तक वह लुओयुन घाटी में रहना चाहता था, उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। बाई-जीरो ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें कुछ आश्चर्य के साथ क्यूई युआन की ओर थीं। हमारी पिछली मुलाकात को अभी 1 ही दिन हुआ है और आप पहले ही ची शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्यूई युआन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर मो द्वारा प्रदत्त फेकी जिंग अत्यंत गहन है। मैंने पूरी रात इसका अध्ययन किया और अंततः भाग्यवश ची शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। पिछले मिशन को पूरा करने के बाद उसने विशेष रूप से अपनी बाहरी साधना को ची शोधन के तीसरे स्तर तक समायोजित किया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बाहर कदम रखते ही बाई-जीरो द्वारा उसे खोज लिया जाएगा। बाई-जीरो ने हल्के से हम की आवाज निकाली और कुछ क्षण सोचने के बाद अचानक गंभीर भाव से पूछा, कीदा, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर फॉर्मेशन स्पिरिट के बारे में आपकी क्या राय है? गठन की भावना। ची युआन स्तब्ध रह गया, फिर उसने सच कहा। वह फॉर्मेशन स्पिरिट जिसे भी देखता है उसे कोसता है और उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बाई-जीरो ने आह भरी और कहा, वरिष्ठ गठन आत्मा 1000 वर्षों से एकांतवास में रह रही है। ग्रैंड मास्टर के निधन के बाद आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें प्रकट किया है। ये सुनकर क्यूई युआन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। बाई-जीरो पहली व्यक्ति नहीं थी जिसने ये बातें कही थीं। लुओयुन घाटी के संप्रदाय गठन को मायावी जीवन स्वर्ग और पृथ्वी गठन कहा जाता है। बाई-जीरो द्वारा उल्लिखित गठन आत्मा उसी गठन की आत्मा है। प्रवेश मूल्यांकन के लिए उत्पन्न भ्रम संप्रदाय गठन का एक छोटा महत्वहीन हिस्सा मात्र था। तर्कसंगत रूप से कहें तो संप्रदाय का गठन ही संप्रदाय की नींव है। गठन की भावना से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और घरेलू मैदान के लाभ के कारण जब तक शत्रु की शक्ति अत्यधिक न हो, बाहरी लोग इसे आसानी से भेद नहीं सकते। इसलिए गठन आत्माएं आमतौर पर एक संप्रदाय के संरक्षक देवता होते हैं और एक सम्मानित स्थान रखते हैं। ताइक्सुआन पवित्र भूमि में स्वाभाविक रूप से एक पर्वत संरक्षणकारी संरचना है और इसके भीतर स्थित संरचना आत्मा महायान क्षेत्र की जन्मजात दिव्य पशु है, जिसे पवित्र भूमि के महान गुरुओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। लेकिन बाई-जीरो के शब्दों से लुओयुन घाटी और गठन आत्मा के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं लग रहे थे। उनके भ्रमित चेहरे को देखकर बाई-जीरो ने समझाया,
शुरू में मायावी जीवन स्वर्ग और पृथ्वी संरचना की आत्मा दिवंगत ग्रैंड मास्टर को भाई मानकर संबोधित करती थी और उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन किसी कारणवश ग्रैंड मास्टर के देहांत के बाद वरिष्ठ संरचना आत्मा का रवैया पूरी तरह बदल गया। हर 3 साल में कुछ क्लोन भेजकर आने वाले शिष्यों का परीक्षण करने के अलावा वह घाटी के अन्य मामलों से पूरी तरह से बेपरवाह है, जिसके कारण संप्रदाय गठन की शक्ति में भी काफी कमी आई है। मैं आपसे सीनियर फॉर्मेशन स्पिरिट को फॉर्मेशन कोर से बाहर बुलाने और उनसे ये पूछने में मदद मांगना चाहता हूं कि वे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्यूई युआन हैरान रह गया। क्या उस आदमी से दोबारा मिलने जाना है? क्या आपको नहीं लगता कि गठन की आत्मा मुझसे बहुत असंतुष्ट है? क्या आपको यकीन है कि मुझे वहां भेजना आग में घी डालने जैसा नहीं है? छोटे भाई क्यूई, आप में कम से कम वरिष्ठ गठन आत्मा को प्रकट करने की क्षमता तो है। इस मामले में लुयुंग घाटी में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बाइशिरो ने क्यूई युआन की ओर देखा, उसकी खूबसूरत आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। क्यूई युआन तुरंत समझ गया, हे भगवान, तो एक एंटी फैन भी आखिर फैन ही है ना? दरअसल पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने की तुलना में उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसे गठन आत्मा से द्वेष था, वास्तव में उसके प्रकट होने की अधिक संभावना रखता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइजिरो ने ऐसा विचित्र अनुरोध किया होगा। ये सोचकर क्यूई युआन ने परेशान चेहरे के साथ अपनी नाक रगड़ी। यह सीनियर सिस्टर, आप ये भी जानती हैं कि सीनियर फॉर्मेशन स्पिरिट मुझसे काफी असंतुष्ट प्रतीत होता है। वह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर वह लड़ाई शुरू करता है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। निश्चिंत रहें जूनियर ब्रदर क्यूई, बाइजिरो ने की युआन के संदेह को दूर करते हुए तुरंत समझाया, तुम्हारे पास लुओयुंग घाटी के शिष्य का टोकन है। भव्य गठन के नियमों के अनुसार जब तक तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वरिष्ठ गठन आत्मा तुम पर हमला करने की पहल कभी नहीं कर सकती, अन्यथा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये देखकर कि वह मना नहीं कर सकता, क्यूई युआन केवल इतना ही कह सका, ऐसी स्थिति में मैं इसे आजमा कर देखूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा। वैसे भी कोई खतरा नहीं था, तो उसने सोचा कि बाइजिरो के साथ उस फॉर्मेशन स्पिरिट से मिलने चले जाना ही बेहतर होगा। पानी ढोने और लकड़ी काटने के काम में घसीटे जाने से तो ये बेहतर ही था। इसके अलावा इस वरिष्ठ बहन के साथ अच्छे संबंध बनाने से लुओयुंग घाटी में उनके आने वाले दिन अधिक आरामदायक होंगे। उसे सहमत होते देख बाइजिरो ने मानो राहत की सांस ली और उसके होठों के कोनों पर कृतज्ञता भरी मुस्कान आ गई। अगर यह सफल नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। जब तक आप मदद करने के लिए तैयार हैं, मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं। लुओयुंग घाटी किसी चित्रकारी की तरह सुरम्य थी, जिसमें भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। यहाँ की इमारतें शांत और सुरुचिपूर्ण शैली में बनी थीं। हालांकि ये ताइशुआन के पवित्र स्थल जितनी भव्य और विशाल नहीं थी, फिर भी इनका अपना अनूठा आकर्षण था, जो किसी छिपे हुए स्वर्ग का एहसास कराता था। क्यूई युआन ने बाइजिरो का पूरा पीछा किया और जल्द ही घाटी के भीतर स्थित एक विशाल लोहे के शिवालय के सामने पहुंच गया। लोहे का ये शिवालय दर्जनों झांग ऊंचा था, जो पूरी तरह से गहन लोहे से बना था। इसकी सतह घने और जटिल आध्यात्मिक आकृतियों से ढकी हुई थी, जो बहती हुई धुंध और उमड़ते बादलों से घिरी हुई थी, जिसमें निर्माण शक्ति की लहरें स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती हुई निरंतर सांस ले रही थीं। वरिष्ठ बहन बाइजिरो को देखते ही उस स्थान की रखवाली कर रहे लुओयुंग घाटी के शिष्य तुरंत आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक झुककर रास्ता साफ कर दिया। बाइजिरो ने गर्मजोशी भरे भाव से उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और क्यूई युआन को सीधे लोहे के पैगोडा की ओर ले गईं। छोटे भाई क्यूई, ये संप्रदाय के भव्य गठन का मूल है। क्यूई युआन ने सिर हिलाया, फिर लोहे के पैगोडा की ओर चिल्लाया, वरिष्ठ प्रशिक्षण आत्मा, मैं कल प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाला नया शिष्य की दाह हूं। मैं आज मिलने आया हूं, कृपया अपना परिचय दें। उसकी आवाज स्पष्ट और बुलंद थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्यूई युआन को लगातार चिल्लाना पड़ा, सीनियर फॉर्मेशन स्पिरिट, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ची युआन ने कुछ और बार पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने स्थित लोहे का शिवालय शांत और अपरिवर्तित रहा। ये देखकर बाइजिरो ने धीरे से आह भरी और निराशा से कहा, छोड़ो भी छोटे भाई क्यूई, लगता है वरिष्ठ गठन आत्मा अभी भी प्रकट होने को तैयार नहीं है। फिर भी मेरे साथ यहां आने के लिए धन्यवाद। ची युआन ने भी निराशा का भाव दिखाते हुए बुदबुदाया, ठीक है, मैं असल में उन 100 स्पिरिट स्टोन को लौटाना चाहता था, लेकिन चून की मालिक यहां नहीं है, तो चलिए पहले वापस चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फॉर्मेशन पैगोडा के सामने शून्य से एक युवा लड़के की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। लाल होंठ और सफेद दांतों वाला उसका चेहरा सुंदर था। वह वास्तव में मायावी उत्पत्ति ब्रह्मांड निर्माण की आत्मा था। लड़के ने ची युआन और बाइजिरो की ओर देखा। भौहें चढ़ाते हुए उसने अशिष्टता से कहा, स्पिरिट स्टोन कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से सौंप दो। स्पिरिट स्टोन। बाइजिरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने जल्दी से अपनी कमर पर लगे भंडारण थैली को पकड़ा, उसमें से 100 स्पिरिट स्टोन निकाले और आदरपूर्वक उन्हें सौंप दिया। वरिष्ठों के लिए उपयुक्त जोश इस जूनियर में है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, फॉर्मेशन स्पिरिट की ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। छोटी बच्ची, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने मुझे स्पिरिट स्टोन नहीं दिए हैं और मैं कोई भिखारी नहीं हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं कि मुझे तुम्हारे कुछ स्पिरिट स्टोन की कमी है? ये फॉर्मेशन स्पिरिट अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। ये सुनकर बाइशिरो के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। ये जूनियर की मनमानी थी। मुझे उम्मीद है कि सीनियर अपना गुस्सा शांत कर लेंगे। फॉर्मेशन स्पिरिट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि पास ही खड़े ची युआन की ओर अपनी निगाहें घुमा लीं।
बच्चे, स्पिरिट स्टोन जल्दी लौटा दो। क्यू युआन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, बाई जीरो को चिंता मत करो का भाव दिया और कहा, यह आसानी से हो जाएगा, लेकिन स्पिरिट स्टोन लौटाने से पहले इस जूनियर के पास एक प्रश्न है जिसके लिए सीनियर के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हम गठन की आत्मा ने भौहें चढ़ा ली। क्या सवाल? देर मत करो, जल्दी करो, साफ साफ बोलो। ये शब्द सुनकर बाई जीरो का कोमल शरीर कांप उठा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने क्यू युआन को अविश्वास भरी नजरों से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह समस्या, जिसने लंबे समय से फॉलिंग क्लाउड संप्रदाय को परेशान कर रखा था, वास्तव में उसके माध्यम से एक निर्णायक मोड़ पाएगी। फॉर्मेशन स्पिरिट के खराब रवैये को देखकर क्यू युआन नाराज नहीं हुआ। उसने बस हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, पंथ की भव्य संरचना की आत्मा के रूप में वरिष्ठ लुओयुंग घाटी के कनिष्ठों की उपेक्षा करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने वरिष्ठ को ऐसा क्या नाराज किया होगा कि वरिष्ठ उनसे इतनी घृणा करते हैं। हा, तुम कहते हो कि मैं उन्हें अनदेखा करता हूं। ऐसा लग रहा था मानो गठन आत्मा को किसी संवेदनशील जगह पर चोट पहुंचाई गई हो। वह अचानक जोर से हंस पड़ा और क्रोधित होकर बोला, मुझसे सवाल करने से पहले तुम लोग ये क्यों नहीं पूछ लेते कि बायानजू के उन अयोग्य वंशजों ने किस तरह के अच्छे कर्म किए हैं? क्या? बाई जीरो स्तब्ध रह गई। होश में आने पर वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गई और गंभीरता से बोली, वरिष्ठ गठन आत्मा बायानजू वास्तव में इस कनिष्ठ के दूर के पूर्वज हैं। इस जूनियर ने संप्रदाय द्वारा रखे गए सभी गुप्त अभिलेखागारों का अध्ययन किया है। मैं सीनियर को आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे पूर्वज के 1000 साल पहले निधन से लेकर अब तक उनके उत्तराधिकारियों ने हमेशा सीनियर के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है और कभी भी सीनियर के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। ये जूनियर यहीं पर दिव्य दाव की शपथ ले सकता है। अगर जरा सा भी छल हुआ तो मुझ पर बिजली गिरेगी। मुझे उम्मीद है कि सीनियर इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। ये देखकर कि उसके चेहरे के भाव बनावटी नहीं लग रहे थे, फॉर्मेशन स्पिरिट को थोड़ा संदेह होने लगा और उसका स्वर थोड़ा शांत हो गया। छोटी बच्ची, तो मुझे तुमसे ये पूछने दो, लुओयुंग घाटी का वर्तमान संप्रदाय प्रमुख कौन है? बाई जीरो ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पिता बाई किंगवू ने 100 साल पहले संप्रदाय के नेता का पद संभाला था। गठन आत्मा ने सिर हिलाया और सहजता से पूछा, उसकी साधना का स्तर क्या है? ये सुनकर बाई जीरो एक पल के लिए झिझकी और फिर ईमानदारी से जवाब दिया, मेरे पिता की साधना आत्मा के नवजात अवस्था के अंतिम चरण में है। इतना कम? फॉर्मेशन स्पिरिट थोड़ा हैरान लग रहा था। तो फिर इस घाटी में सबसे उच्च स्तर की साधना किसकी है? वरिष्ठ को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिता घाटी में सबसे अधिक साधना प्राप्त व्यक्ति हैं। ये कहते हुए बाई जीरो के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। हमारे वंशजों की प्रतिभा मंद है और वे हमारे पूर्वजों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। लुओयुंग घाटी में बहुत लंबे समय से कोई आत्मा रूपांतरण साधक नहीं हुआ है। उस समय बायानजू एक महान शून्य शोधन क्षेत्र के साधक थे जिन्होंने पूरे क्षेत्र को विस्मय में डाल दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बदतर होगी। ये सुनकर गठन की आत्मा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने की निराशा झलक रही थी। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी भावनाओं को और दबा नहीं पा रहा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। 1000 साल बीत गए। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये पिछले 1000 साल कैसे बिताए हैं? उनकी आवाज में शिकायत और आक्रोश साफ झलक रहा था। क्यू युआन और बाई जीरो दोनों ही उस स्पिरिट को इस तरह का अतिरंजित भाव प्रदर्शित करते देख थोड़े अचंभित रह गए। किस प्रकार की त्रासदी घटित हुई होगी जिसने हजारों वर्षों तक जीवित रहे एक स्पिरिट को इतना दुखी कर दिया? स्पिरिट किसी स्मृति में खोया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह बेहद दुखी दिख रहा था। मैं बाई यानजू को अपना भाई कहता था। हम घनिष्ठ मित्र थे। जब वह हिदाओ क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा और उसकी आयु समाप्त हो गई तो उसने अपनी मृत्युशैया पर मुझे लुओयुंग घाटी में अपने वंशजों की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद मुझे भी स्पिरिट ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ा। ट्रिब्यूलेशन ची के प्रभाव में मैं गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब मैं जागा, अतीत की बात करते हुए स्पिरिट ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को स्थिर करने की पूरी कोशिश की और आगे कहा, जब मैं अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तभी किसी दुष्ट चोर ने चुपके से संगठन के केंद्र में प्रवेश किया और वर्षों से जमा की गई मेरी सारी बचत चुरा ली। उस समय मैंने अभी स्पिरिट ट्रिब्यूलेशन पार किया था और मैं बहुत कमजोर अवस्था में था। मुझे अपने आध्यात्मिक शरीर को ठीक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजानों की सख्त जरूरत थी। लेकिन जब मैं अपनी अमर गुफा में लौटा तो मैंने पाया कि उसे लूट लिया गया था। मुर्गी का एक पंख भी नहीं बचा था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1000 वर्षों से जब भी मैं आध्यात्मिक संकट से गुजरता हूं, वह दुष्ट आकर मेरी अमर गुफा को फिर से लूट लेता है। उसने एक बार भी चूक नहीं की है। इस बिंदु पर वह अचानक रुक गया और दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ उन दोनों की ओर देखने लगा। क्योंकि मेरे पास समय पर अपने आध्यात्मिक शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने नहीं थे, इसलिए मेरी साधना आत्मा रूपांतरण के शिखर से गिरकर आत्मा रूपांतरण के मध्य चरण तक पहुंच गई। ऐतिहासिक रूप से केवल लुओयुंग घाटी के संप्रदाय प्रमुख के पास ही संगठन के केंद्र की कुंजी होती है। इस मामले का आपके लुओयुंग घाटी के लोगों से निश्चित रूप से कुछ संबंध है। अगर ग्रेट एरे के नियम न होते तो मैं उस बदमाश से बहुत पहले ही हिसाब बराबर कर चुका होता। तुम दोनों में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आकर मुझसे सवाल करो? तो पता चला कि उसके घर में बार बार चोरी होती रही जिससे वह सुन्न हो गया था। ये सुनकर क्यू युआन को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट मात्र 100 स्पिरिट स्टोन पर इतना क्रोधित हो गया।
गरीब होने के अलावा शायद इससे उसे उन असहनीय यादों की याद आ गई होगी। एर स्पिरिट उच्च स्तरीय फॉर्मेशन की मूल ऊर्जा से निर्मित होता है। जब तक फॉर्मेशन नष्ट नहीं होता, इसका जीवनकाल लगभग अनंत होता है। बेशक स्वर्गीय मार्ग निष्पक्ष है और किसी एर स्पिरिट को अनिश्चित काल तक बढ़ने नहीं देगा। हर 100 साल में एर स्पिरिट का प्रकोप होता है। यदि यह सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो यह अपना जीवन और 100 वर्षों तक बढ़ा सकता है और साधना जारी रख सकता है, अन्यथा इसका दांव नष्ट हो जाता है और यह राख में परिवर्तित हो जाता है। किसी पुराने एर स्पिरिट की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद फॉर्मेशन एक बिल्कुल नया एर स्पिरिट उत्पन्न करेगा जिससे अगला पुनर्जन्म शुरू होगा। उनके सामने मौजूद एर स्पिरिट सचमुच दयनीय स्थिति में था। हर बार जब उस पर एर स्पिरिट की विपत्ति आती थी तो उसकी अमर गुफा लूट ली जाती थी और फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दुखी क्यों था। इतनी बड़ी घटना होने पर आपने संप्रदाय को सूचित क्यों नहीं किया? बाईजीरो ने पूछे बिना नहीं रह सकी। एर स्पिरिट ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह एर स्पिरिट बुरा नहीं है। लुओयुंग घाटी के तुम जूनियर ही सबसे बड़े संदिग्ध हो। तुम्हें क्यों बता रहे हो? क्या चोर रोता है, चोर को रोको का एक और नाटक देखने के लिए? वरिष्ठ महोदय, शायद आपको गलतफहमी हुई है। यह मामला जरूरी नहीं कि हमारी लुओयुंग घाटी से संबंधित हो। बाईजीरो के शब्दों में अनिश्चितता का भाव झलक रहा था। हम और कुछ मत कहो। जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि यह काम लुओयुंग घाटी ने नहीं किया है, तब तक इस एर स्पिरिट से तुम्हें फिर से रियायत मिलने की उम्मीद मत करो। एर स्पिरिट का लहजा दृढ़ था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर 100 साल में अपनी कुल संपत्ति को शून्य पर रीसेट कर देना, ये भला कौन बर्दाश्त कर सकता है? बाईजीरो ने अपने होंठ दबाए, उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ होती गईं। उसने गंभीरता से पूछा, वरिष्ठ एर स्पिरिट, आपकी अगली एर स्पिरिट परीक्षा कब है? एर स्पिरिट को कुछ एहसास हुआ और उसने उसे ध्यान से देखा। आप क्या करना चाहते हैं? ये जूनियर इस मामले की जांच करने और इस अनसुलझे मामले की सच्चाई को सामने लाने का इरादा रखता है। आप, एर स्पिरिट ने उपहास करते हुए कहा, 6 महीने में मेरी एर स्पिरिट की विपत्ति फिर से आएगी। तुम अभी शुरुआती चरण के एक कनिष्ठ छात्र हो। तुम कैसे अन्वेषण करोगे? वरिष्ठ एर स्पिरिट, कृपया निश्चिंत रहें। हालांकि जीरो की शक्ति इस समय कम है, मैं लुओयुंग घाटी के अपने साथी शिष्यों को इस तरह के अन्याय का शिकार नहीं होने देना चाहता। मैं आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाईजीरो जानती थी कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी स्पष्टीकरण बेकार होगा। ये कहकर उसने एर स्पिरिट को प्रणाम किया। बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए उसने अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहे चियुआन को खींचा और एर टावर से निकल गई। उनके पूरी तरह चले जाने के बाद ही पीछे से एर स्पिरिट की झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी, रुको, बदमाश, तुमने नहीं कहा था कि तुम स्पिरिट स्टोन को पैसे वापस करोगे? वापस आओ और उन्हें पैसे चुकाओ। चियुआन नहीं रुकी, उसने इसे सहजता से नजरअंदाज कर दिया। अगली बार तो पक्का। तुम छोटे बदमाश, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। एर स्पिरिट की उग्र चीखों को नजरअंदाज करते हुए क्यूई युआन मन ही मन विचार करने लगा। थोड़ा सोचने पर उसे पता चल गया कि इसकी जांच करना आसान नहीं होगा। आखिरकार एक चोर जो 1000 वर्षों तक एर स्पिरिट के प्रकोप के समय को सटीक रूप से समझ सकता था और हर 100 साल में आने के लिए पर्याप्त दृढ़ था, वह वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति होने की संभावना नहीं थी। वह उस चोर की मानसिक स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एर स्पिरिट फॉर्मेशन में फंसा हुआ था और वैसे भी उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी। कई बार लूटे जाने के बाद वह कंगाल हो गया था, यहाँ तक कि उस पर 100 स्पिरिट स्टोन का कर्ज भी था। इसके बावजूद चोर इस पीड़ित आत्मा से लगातार चोरी करता रहा। ये तो सरासर पागलपन था। कुछ समय बाद बाहरी संप्रदाय में, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद जूनियर ब्रदर क्यूई, मैं सीनियर एर स्पिरिट की शिकायत का कारण जान पाया। यह मामला संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसकी सूचना एल्डमो को दूंगा और उनसे पुण्य मूल्यांकन मंडप में आपके लिए एक महान पुण्य दर्ज करने को कहूंगा। संप्रदाय तब आपको एक विशेष पुरस्कार प्रदान करेगा। बाह्य संप्रदाय में लौटने के बाद बाईजीरो ने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और कृतज्ञता के साथ क्यूई युआन की ओर देखा। वरिष्ठ बहन बहुत दयालु हैं। इतनी छोटी सी बात का जिक्र करना भी उचित नहीं है। ची युआन ने हाथ हिलाया। उसे एर स्पिरिट के मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस लुओयुंग घाटी के अपने कामों को जल्दी से पूरा करना चाहता था और नवजात आत्मा निर्माण की तैयारी के लिए खुद को चरम अवस्था में लाना चाहता था। तो अब मैं चलता हूँ। यदि आपको बाह्य संप्रदाय में कोई कठिनाई हो तो आप मुझे आंतरिक संप्रदाय के युजू शिखर पर पा सकते हैं। जांच करने के लिए उत्सुक प्रतीत होते हुए बाईजीरो ने कुछ औपचारिकताओं का आदान प्रदान करने के बाद जल्दी से वहां से चली गई और एक स्पष्ट प्रकाश की लकीर में बदल गई जो आकाश में गायब हो गई। बाईशिरो के जाने के बाद क्यू युआन थोड़ी ही दूर चला था कि उसके सामने 6 या 7 लोगों का एक समूह प्रकट हो गया। उनमें से अधिकांश बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वेश में थे, जिनकी साधना का स्तर अलग अलग था, लेकिन वे एक घमंडी दिखने वाले मोटे युवक को घेरे हुए थे। सहायक शिष्य के वेश में वह मोटा युवक वांग लुचुआन था, जिसने प्रवेश परीक्षा के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थीं। क्या वह लिन जेन है? ची युआन ने तुरंत देखा कि लिन जेन उनके पीछे थोड़ी दूर पर लेटा हुआ है। इस समय भाग्य का पुत्र बुरी तरह पिटा हुआ लग रहा था। उसके शरीर पर चोटें और खरोंचें थीं और वह दयनीय हालत में जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। पकड़ना, ये देखकर ची युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने वांग लुचुआन और अन्य लोगों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वांग लुचुआन, जिसे क्यूई युआन ने रोक लिया था, ने भौहें चढ़ाकर तिरस्कार पूर्वक कहा, क्यूई दा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल न दो, वरना मैं तुम्हें भी पीट दूंगा।
जैसे ही उसने संप्रदाय में प्रवेश किया, उसने अपनी पहचान एल्डर के भतीजे के रूप में प्रकट की और एक चचेरे भाई के साथ जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था, उसने जल्द ही बाहरी संप्रदाय पर अपना अधिकार जताने जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से अब वह क्यूई युआन का कोई सम्मान नहीं करता था। क्यूई युआन ने भावहीन होकर उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? लिन जेन मेरी सुरक्षा में है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। हमने लिन जेन को परेशान नहीं किया। ये तो बस कुछ बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों ने सद्भावनावश उसकी साधना तकनीक की प्रगति का परीक्षण किया था। इस प्रक्रिया में मामूली चोटें लगना स्वाभाविक है। अगर तुम इसकी सूचना एल्डमो को भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वांग लुचुआन के होठों पर एक ठंडी घृणा की मुस्कान थी और वह पूरी तरह से निर्भीक दिख रहा था। दूसरी ओर तुम तो बस एक 4 तत्व आध्यात्मिक मूल वाले तुच्छ व्यक्ति हो। कुछ दिनों की साधना के कारण ही तुम इस युवा गुरु के सामने इतना आकर दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें सचमुच यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इस बात को लेकर बोलते बोलते उनके चेहरे का भाव धीरे धीरे उग्र हो गया। चूंकि तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए, ठीक है, बस अब घुटने टेक कर प्रणाम करके और दया की भीख मांगो तो ये युवा स्वामी अनिच्छा से ही सही पिछली बार मुझे अपमानित करने के लिए तुम्हें क्षमा कर देगा। नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम बाहरी संप्रदाय में जीवित नहीं रह पाओगे, बिल्कुल लिन जेन की तरह। इस समय वांग लुचुआन के साथ आए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने भी उपहास और जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही, जल्दी करो और युवा मालिक वांग के सामने झुककर माफी मांगो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। हे, यंग मास्टर वांग, क्यों ना आप मुझे ये जांचने दें कि क्या इस जूनियर ब्रदर की प्रारंभिक तकनीक मानक स्तर तक पहुंच गई है। इन तानेबाजियों का सामना करते हुए ची युआन की भावनाएं जरा भी नहीं बदली। उसने बस एक हल्की सी आह भरी। भले ही इस बार कोई इनाम न हो, फिर भी मैं तुम जैसे कमजोरों को तंग करना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, इस हाथ को देखो, क्या ये चेहरे पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ जैसा नहीं दिखता? यह आदमी किस तरह की बेतुकी बातें कर रहा है? बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। ची युआन की उकसाने वाली हरकतों और शब्दों को देखकर उच्च साधना स्तर वाले बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य क्रोध से भर गए और हमला करने के लिए आगे बढ़े। थप्पड़। भीड़ के बीच खड़े वांग लुचुआन को अचानक अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया और चेहरे पर तेज जलन होने लगी। उन्होंने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, फिर उनका पूरा शरीर अकड़ गया और वे सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। अपनी वर्तमान स्थिति को भांपते हुए वांग लुचुआन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्होंने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उनके घुटने जमीन में जम गए हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद वे उठ नहीं पा रहे थे। ऐसी विचित्र परिस्थिति का सामना करते हुए वांग लुचुआन अंदर तक हिल गया और सदमे में चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? किसी अज्ञात स्थान पर क्यूई युआन उसके सामने खड़ा था। उसने आराम से अपनी हथेली पीछे खींची और बहुत ही बनावटी जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद मैंने अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रखा और थप्पड़ मारते मारते तुम्हें ऐंठन आ गई। ये सुनकर वांग लुचुआन तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? इस कमीने को सबक सिखाने में मेरी मदद करो, और जल्दी करो और मुझे भी उठाओ। क्योंकि यह सब अचानक हुआ, तभी उसके साथी होश में आए और वांग लुचुआन की मदद के लिए आगे बढ़े। चिशोधन चरण में मौजूद बाहरी संप्रदाय के तीनों शिष्यों ने आक्रामक रूप से ची युआन को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर वांग पर हमला करने की? आज हमें तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बोलते समय उन तीनों ने बीच में खड़े ची युआन को घेर लिया और प्रत्येक ने हस्त मुद्राएं बनाकर मंत्रोच्चार करने की तैयारी की। हालांकि इससे पहले कि वे उन्हें रिहा कर पाते, क्यूई युआन ने पहले ही कार्रवाई कर दी। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। अगले ही पल टकराना टकराना टकराना। चिशोधन अवस्था की सुरक्षात्मक सच्ची ची उसके मुक्कों के वार से कागज की तरह चूर चूर हो गई। तीनों दर्द से चीखते हुए पीछे की ओर गिर पड़े और बुरी तरह से जमीन पर जा गिरे। उन्होंने अपनी पसलियों को पकड़ लिया और काफी देर तक उठने में असमर्थ रहे। जमीन पर कराहते हुए तीनों को देखकर क्यूई युआन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मन ही मन इस बात पर आश्चर्यचकित हुआ कि उसके शारीरिक शरीर की शक्ति पर उसका नियंत्रण लगातार परिपूर्ण होता जा रहा था। फिलहाल लुओयुंग घाटी में रहते हुए किसी की जान लेना ठीक नहीं था। साथ ही शिष्यों के साथ अभ्यास के दौरान अपनी ताकत पर नियंत्रण खो देने के कारण कुछ पसलियां टूटना तो स्वाभाविक ही था। अगर वह और जोर से वार करता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इस कदम का सबसे मुश्किल हिस्सा यह नहीं था कि वह जीत सकता है या नहीं, बल्कि यह था कि इन तीनों लोगों को मारने से कैसे बचा जाए। क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर वांग लुचुआन, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, स्तब्ध रह गया, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिना किसी वास्तविक ची ऊर्जा का उपयोग किए केवल शारीरिक शक्ति के बल पर वह चिशोधन के 5वें स्तर तक के 3 साधकों को पराजित कर सकता था, जिनमें से एक तो चिशोधन का 7वें स्तर का विशेषज्ञ भी था। क्या वह सच में इंसान था? सिर्फ वही नहीं, बाकी सभी लोगों ने भी अविश्वास के भाव दिखाए। कहा जाता है कि संप्रदाय में शामिल होने से पहले ये चीदा एक शिथिल साधक था। एक शिथिल साधक के लिए इतनी तीव्र शारीरिक शुद्धिकरण साधना करना, क्या आजकल के सभी शिथिल साधक इतने प्रतिस्पर्धी होते हैं? या फिर यह कि संप्रदाय के शिष्य होने के नाते वे बहुत लंबे समय तक आरामदेह स्थिति में रहे थे, इस हद तक कि वे बाहरी साधना जगत के वास्तविक मानक को नहीं जानते थे।
लेकिन फिर क्यू युआन ने गंभीर चेहरे से कहा, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं चीदा जियांगहू में विचरण करता हूँ और सत्य और दाव की खोज के अलावा मैं कुछ मार्शल आर्ट में भी थोड़ा बहुत निपुण हूँ। अगर किसी को अब भी यकीन नहीं है तो बेझिझक आकर मुझसे अभ्यास कर सकते हैं। सभी ने एक दूसरे को देखा, उनकी निगाहें क्यू युआन की ओर अजीबोगरीब भाव से टिकी हुई थीं। हे भगवान, आपकी मार्शल आर्ट तो लगभग स्वर्ग को चुनौती देने वाली है और आप इसे मामूली दक्षता कहते हैं। अपनी टीम को लगातार हारते देख वांग लुचुआन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया और उसने दांत पीस लिए। उसे नजरअंदाज करो, चलो चलते हैं। इस समय उसका शरीर लकड़ी के टुकड़े की तरह अकड़ा हुआ था। 2 लोगों द्वारा उठाए जाने के बावजूद भी उसने अपना चेहरा एक हाथ से ढके हुए और दोनों घुटनों के बल बैठे रहने की अजीब मुद्रा बनाए रखी। अधिकाधिक शिष्यों को देखने आते देख वह समझ गया कि आज वह कुछ नहीं कर सकता। अगर वह और देर तक रुका तो और भी लोग उसे इस हालत में देख लेंगे। ये सोचकर उसने कोई अंतिम धमकी देने की हिम्मत तक नहीं की और अपने साथियों के सहारे निराश होकर वहां से चला गया। पास ही लिन झेन, जो बुरी हालत में जमीन से उठा था, लंगड़ाते हुए आया और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ बोला, भाई क्यूई, उन्हें सबक सिखाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन बेहतर होगा कि आप अब मेरे मामलों में दखल न दें। वांग लुचुआन के मामा यहाँ स्वर्ण कोर्स स्तर के वरिष्ठ हैं, मैं आपको इसमें घसीटना नहीं चाहता। फिर उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और घृणा से कहा, जितना ज्यादा वो लोग मुझे इस तरह धमकाते हैं उतना ही यह साबित होता है कि वे दिखने में तो क्रूर हैं लेकिन अंदर से कमजोर हैं। मुझे विश्वास नहीं होता क्या वे दिन दहाड़े मुझे पीट पीट कर मार सकते हैं। कहावत है, नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल। किसी युवक को गरीब होने के कारण कम मत समझो। जब तक मुझ में, लिन झेन में, एक दिन मैं आज झेली हुई बेइज्जती का दुगुना बदला जरूर लूंगा। हैं, क्यू युआन को ये कुछ हद तक हैरान करने वाला लगा। वह इस भाग्य के पुत्र के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। हे भगवान, आपको स्पष्ट रूप से पता था कि वांग लुचुआन का लुओयुंग घाटी में बहुत प्रभाव है, फिर भी आपने मूर्खतापूर्ण ढंग से लुओयुंग घाटी में शामिल होने का फैसला किया। क्या ये शोषण को न्योता देना नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ईमानदारी से किसी दूसरे संप्रदाय में शामिल हो जाएं, वहां खूब तरक्की करें और फिर ताकत मिलने पर वापस आकर अपने दुश्मनों को धूल चटा दें? क्या ये ज्यादा संतोषजनक नहीं होगा? लुओयुंग घाटी में रहकर हर दिन मार खाने से तो एक स्वतंत्र साधक बनना भी बेहतर होगा। ये नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम का क्या मतलब है? 30 साल की बात छोड़िए, वांग लुचुआन को एक उच्च संप्रदाय के वरिष्ठ का समर्थन प्राप्त है। अगर वो कुछ चालें भी चल दे तो 3 साल तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बेशक शिकायतों को एक तरफ रखते हुए क्यू युआन ने कोई सलाह देने की जहमत नहीं उठाई। शायद सोचने के इस विचित्र तरीके के कारण ही वह नियति का पुत्र कहलाने के योग्य है। साधारण लोग वास्तव में उसका अनुकरण नहीं कर सकते। लुओयुंग घाटी, बाहरी संप्रदाय, रिपोर्टिंग एल्डर, कल शामिल हुए नए सहायक शिष्यों के लिए कार्यभार निर्धारित कर दिए गए हैं। कृपया उनकी समीक्षा करें। विशाल हॉल में हरे रंग का वस्त्र और कमल का मुकुट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे आगे बैठा था, जबकि बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक के वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सम्मानपूर्वक नीचे खड़ा था। जब वह बोल रहा था तब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक एक छोटी पुस्तिका बूढ़े व्यक्ति को भेंट की। अच्छा, इसे यहाँ ले आओ ताकि मैं देख सकूं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, पुस्तिका उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और निर्देश दिया, कीदा नामक उस नए शिष्य को औषधीय क्षेत्रों में नियुक्त करो। वांग लुचुआन को आत्मा राक्षसों को भोजन कराने के लिए भेजो, बाकी सब कुछ अपरिवर्तित रहने दो। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी स्तब्ध रह गया। औषधीय खेतों की रखवाली करना एक सुखदायी काम माना जाता था। यह न केवल आरामदेह था, जिससे साधना के लिए पर्याप्त समय मिलता था, बल्कि कार्य वातावरण भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, जो लकड़ी काटने या सफाई जैसे कार्यों से कहीं श्रेष्ठ था। आमतौर पर सख्त और निष्पक्ष रहने वाले बाहरी संप्रदाय के प्रमुख मो झेंग्यांग के लिए किसी नए शिष्य को इस तरह के अनुकूल पद पर स्वेच्छा से नियुक्त करना वास्तव में दुर्लभ था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्यू दा के भी कुछ संबंध रहे हों? हालांकि मन ही मन आश्चर्यचकित था, अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपनी हैरानी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। फिर उसने पुस्तिका वापस ली, एक भाग में वांग लुचुआन नाम को काट दिया और उसके स्थान पर कीदा लिख दिया। हालांकि उनका इरादा रुदाव मंडप के प्रमुख के भतीजे को वहां भेजकर उनसे कुछ कृपा प्राप्त करने का था, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी की बात अधिक महत्वपूर्ण थी। चूंकि उनके सीधे बॉस ने ही यह बात कही थी, इसलिए उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर और कोई चारा नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। बाह्य संप्रदाय के मामलों के संबंध में कुछ और निर्देश देने के बाद मो झेंग्यांग ने अधेड़ उम्र के प्रबंधक को हाथ हिलाकर पीछे हटने का संकेत दिया। अधेड़ उम्र के प्रबंधक के चले जाने के बाद मो झेंग्यांग साधना के लिए ध्यान में बैठने ही वाले थे कि अचानक हॉल के बाहर हंगामा मच गया। शोर सुनकर उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, अपनी कुर्सी से उठा और हॉल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि कई शिष्य एक स्थिर वस्तु को उसकी ओर ला रहे हैं। वह वस्तु काले कपड़े से ढकी हुई थी, जिसके नीचे एक मानव आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। ये सब क्या था? मो झेंग्यांग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जैसे ही वह कुछ पूछने ही वाला था, उसने देखा कि शिष्य अपनी गति बढ़ाकर उसकी ओर आ रहे हैं। फिर उन्होंने काला कपड़ा उठाया और वांग लुचुआन की आकृति दिखाई दी। इस समय वांग लुचुआन घुटनों के बल बैठा हुआ था। बेचैनी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसका मोटा चेहरा जिगर की तरह बैंगनी लाल हो गया था।
मोजेंग्यांग को देखते ही वांग लुचुआन की आंखें लाल हो गईं, शोक से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जोर से चिल्लाया, हे एल्डर मो, मैं चीदा के खिलाफ दुष्ट विद्या का अभ्यास करने और एक साथी शिष्य को हानि पहुंचाने की शिकायत करना चाहता हूं। आपको इस शिष्य के लिए न्याय करना होगा। अपने निवास पर लौटने के बाद उन्होंने पाया कि उनके शरीर की अजीबोगरीब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिससे वे तुरंत घबरा गए। उन्होंने जल्दी से लोगों को बुलाकर बाहरी संप्रदाय के प्रमुख के निवास पर जाने को कहा, इस उम्मीद में कि मो झेंग्यांग उनका इलाज करेंगे और साथ ही उन्हें अपनी गंभीर शिकायत दर्ज कराने की अनुमति भी देंगे। रास्ते में शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपने ऊपर एक कपड़ा लपेटा था। अत्यावश्यकता के कारण उसके अधीनस्थों को उपयुक्त आकार का केवल एक काला कपड़ा ही मिल पाया, जिससे वह कपड़ा देखने में किसी शव के लिए बने कपड़े जैसा लग रहा था। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। चीदा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस समय वांग लुचुआन की क्यूई युआन के प्रति घृणा चरम पर पहुंच गई थी, यहां तक कि लिन जेन के प्रति उसकी घृणा से थोड़ी अधिक थी, जिसे वह हमेशा से अपना नियति प्रतिद्वंद्वी मानता था। बुरी कलाएं। उसे इस हालत में देखकर मो झेंग्यांग ने भौहें चढ़ाईं, आगे बढ़ा और दूसरे की कलाई पर अपनी उंगलियां रखकर ध्यान से उसकी जांच की। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था और डांटते हुए उसके चेहरे के भाव शांत हो गए। बकवास, तुम जूनियर ऐसी मूर्खतापूर्ण और लापरवाह बातें क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक कुश्ती की तकनीक है जिससे जोड़ों को विस्थापित किया जाता है और क्यूई को अवरुद्ध करने के लिए एक्यू पॉइंट्स को सील किया जाता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बुरी कला कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मो झेंग्यांग ने ठंडी सांस ली, अपनी वास्तविक शक्ति को दूसरे के शरीर में एक बार प्रवाहित किया और बलपूर्वक सभी बंद एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियन को खोल दिया। जैसे ही उसके शरीर से अवरोध का अंतिम निशान भी गायब हुआ, वांग लुचुआन बेजान होकर हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वांग लुचुआन जल्दी से खड़ा हुआ और झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद एल्डर, मुझे बचाने के लिए। उस चीदा ने सचमुच बिना किसी कारण के मुझे थप्पड़ मारा और पीटा भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मो झेंग्यांग ने बीच में ही हाथ हिलाकर उसे रोका। उसकी आवाज में चेतावनी का भाव था। चूंकि अब तुम ठीक हो, इसलिए जल्दी जाओ। आगे से इतनी उतावली और आवेगपूर्ण मत बनो, बिना सोचे समझे मत बोलो। अगर तुमने फिर कभी किसी साथी शिष्य की निंदा की तो मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। इतना कहकर उसने अपनी लंबी आस्तीन झटक दी और पीछे मुड़े बिना वापस हॉल में चला गया। हाँ, ये शिष्य समझ गया है। वांग लुचुआन ने बहस करने की हिम्मत नहीं की और विनम्रतापूर्वक सहमति दे दी। युवा मास्टर वांग, अब हमें क्या करना चाहिए? मो झेंग्यांग के जाने के बाद एक अनुयायी ने अपने स्वामी को वहीं जड़वत खड़ा देखकर खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है? वांग लुचुआन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दी। मैं अभी आंतरिक संप्रदाय में जाकर अपने चचेरे भाई से कहूंगा कि वह उस कमीने कीक को सबक सिखाए। और हाँ, उस महिला लियू यंगइंग को भी बाद में मुझसे मिलने के लिए ले आना। अपने निवास पर लौटने के बाद क्यूई युआन ने एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। एक विचार के साथ उसने सिस्टम पैनल को सक्रिय किया। ची रिफाइनिंग के तीसरे स्तर तक पहुंचने के सिस्टम कार्य को पूरा करने के बाद टास्क बार में एक नया कार्य रिफ्रेश हो गया। लुओयुंग घाटी के साधना संप्रदाय में शामिल होने के लिए आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। आपकी साधना का मार्ग धीरे धीरे सही राह पर चल रहा है। ची शोधन के तीसरे स्तर को पार करने के बाद आप अपनी इच्छा पूरी करने के एक कदम और करीब आ गए हैं। अपने भीतर गहराई से आप एक प्रतिष्ठित संस्थापक के रूप में गरिमा के साथ अपने परिवार में लौटने के लिए तरसते हैं और उन सभी परिवार के सदस्यों को करारा जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। अब आपको इन यूटिलिटी डिसाइपल्स के बीच अलग पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। कार्य उद्देश्य, लुओयुंग घाटी के पिछले पहाड़ों में ची शोधन स्तर के याओ जानवर का शिकार करें। याओ जानवर कम से कम ची शोधन के तीसरे स्तर पर होना चाहिए। कार्य की कठिनाई 3 सितारे औसत। कार्य पुरस्कार 150 प्रति अटैक पॉइंट, 5 उच्च श्रेणी की स्प्रिंग रिटन पिल, 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। क्यूई युआन ने कार्य संबंधी जानकारी पर एक नजर डाली और मन ही मन पूरी तरह उदासीन महसूस कर रही थी। अब उसे प्रति अटैक सिस्टम का पैटर्न समझ में आ गया था। जब तक वह कार्यों को पूरा करता रहेगा, चाहे वह आध्यात्मिक मूल योग्यता हो, आत्मा पत्थर और औषधीय गोलियां हो, जादुई कलाकृतियां और जादुई खजाने हो, साधना तकनीकें हो या अंतर्दृष्टि, इनमें से कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। ये सचमुच कचरे के लिए विशेष रूप से बनाया गया सिस्टम होने के अपने दावे पर खरा उतरता है। इतने व्यापक और त्रुटिहीन समर्थन के साथ अगर होस्ट एक घटिया इंसान भी हो तो वह तुरंत भाग सकता है। सिस्टम इतना शक्तिशाली होने के बावजूद मुझे काम करते समय खुशी क्यों नहीं मिलती? ची युआन ने अपने पहने हुए सहायक शिष्य की वर्दी पर नजर डाली और धीरे से आह भरी। जब से यह कुत्तों वाली व्यवस्था आई है, मेरी बची खुची ईमानदारी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। कुछ क्षणों के शोक के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपने मन में उमड़ रहे अशांत विचारों को दूर किया। उन्होंने हाथ उठाकर कमरे में एक चेतावनी चिन्ह स्थापित किया और फिर ध्यानमग्न हो गए। उसके शरीर के भीतर स्थित स्वर्णिम को अनगिनत प्रकाश की धाराओं से जगमगा रहा था, जो रंगीन आकृतियों में कुंडलित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक विशाल आध्यात्मिक सार का निर्माण हो रहा हो, जो किसी भी क्षण मुक्त होने के लिए तैयार हो। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन लुओयुंग घाटी, औषधि उद्यान। अधेड़ उम्र के भिक्षु ने गंभीर भाव से क्यूई युआन को निर्देश दिया। कीदा, आज से तुम एल्डर कान के औषधि उद्यान में काम करने के लिए जिम्मेदार रहोगे।
अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप औषधि उद्यान में मौजूद वरिष्ठ भाइयों और बहनों से पूछ सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना न भूलें। बिना अनुमति के आध्यात्मिक औषधियां तोड़ना मना है। उल्लंघन करने वालों को संप्रदाय के नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। ची युआन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां जोड़कर उत्तर दिया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद डीकन सीनियर मार्शल अंकल। ये शिष्य निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। उन्हें औषधि उद्यान में तैनात किए जाने से काफी संतुष्टि थी। आखिरकार यह अपेक्षाकृत शांत जगह थी। सामान्यतया इस स्थान में केवल उन बुजुर्गों और शिष्यों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी जो जड़ी बूटियों का अनुरोध करने के लिए टोकन लेकर आते थे। उसे अपने दिल में यह बात पक्की पता थी कि यह अच्छी नौकरी उसे मिलने का कारण निश्चित रूप से उस खूबसूरत बड़ी बहन की ही देन थी। ठीक है, तो यहाँ खूब मेहनत करो। अगर कोई बात हो तो मुझे बाहरी संप्रदाय के डीकन के कार्यालय में पा सकते हो। अधेड़ उम्र के भिक्षु ने सिर हिलाया, फिर पास में ही बाहरी संप्रदाय के शिष्य के वस्त्र पहने एक युवा साधक से कहा, भतीजे लियू, इसे औषधि उद्यान घुमाओ ताकि यह वातावरण से परिचित हो जाए। मैं पहले वापस जाता हूँ। जी हाँ, डीकन सीनियर मार्शल अंकल। लियू उपनाम वाले पुरुष साधक ने अधेड़ उम्र के भिक्षु को जाते हुए देखा, फिर गर्मजोशी भरे लहजे में क्यूई युआन से बात की। छोटे भाई, मेरा नाम लियू टाई है। मैं बाह्य संप्रदाय का शिष्य हूँ और औषधि उद्यान की रक्षा का दायित्व मुझ पर है। चूंकि आप अभी अभी आए हैं, मैं आपको यहाँ का भ्रमण कराता हूँ। तो धन्यवाद सीनियर ब्रदर लियू। क्यूई युआन ने विनम्रता से बात की और दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे औषधि उद्यान में प्रवेश किया। चलते चलते लियू टाई ने मुस्कुराते हुए कहा, डीकन नियू द्वारा स्वयं आपको यहाँ तक पहुँचाया जाना यह दर्शाता है कि बाह्य संप्रदाय में कनिष्ठ भाई का बहुत सम्मान है। आपका भविष्य वास्तव में असीमित है। ये सुनकर क्यूई युआन मन ही मन चिढ़ गया। वह जानता था कि लियू टाई के शब्द प्रशंसा जैसे लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने का एक तरीका थे। अगर वह अभी अपनी प्रतिभा को छुपाने और कमजोर होने का नाटक करने का विकल्प चुनता है तो उसे डर था कि भविष्य में औषधि उद्यान के सभी गंदे और थकाऊ काम उसे ही सौंप दिए जाएंगे। ये सोचकर उसने बनावटी विनम्रता से मुस्कुराते हुए सच कहा, वरिष्ठ भाई, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। एल्डमो की कृपा से उन्होंने मुझे विशेष रूप से औषधि उद्यान के प्रबंधन में मदद करने के लिए नामित किया है। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे अब भी थोड़ी घबराहट हो रही है और मैं एल्डमो की दयालुता का जल्द से जल्द प्रतिफल देने की आशा करता हूँ। ऐसे समय में यदि किसी का कोई समर्थक है तो उसे भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए इसे खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। डीकन नियू के अभी अभी कहे शब्दों से वह पहले ही जान चुका था कि उसे औषधि उद्यान में नियुक्त करना एल्डमो का इरादा था। भीतरी संप्रदाय में दूर स्थित बाइजेरो की तुलना में पूरे बाहरी संप्रदाय पर जीवन और मृत्यु की शक्ति रखने वाला गोल्डन कोर क्षेत्र का एक एल्डर स्पष्ट रूप से अधिक भयावह था। खैर, वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह तो बस सच बता रहा था। दूसरे व्यक्ति ने इसे सुनकर जो भी सोचा उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर लियू टाई का चेहरा तुरंत बदल गया। वह क्यू युआन को पहले से कहीं अधिक विनम्रता से देखने लगा, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर सम्मान का हल्का सा भाव भी झलकने लगा। यह अच्छी बात है कि छोटे भाई क्यूई का हृदय इतना दयालु है। हम सह शिष्य हैं, इसलिए भविष्य में यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बताएं। ये वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। लुओयुन घाटी का औषधि उद्यान पिछले पहाड़ से सटा हुआ था और एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ उपयोगिता और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के अलावा एक आधारभूत स्थापना क्षेत्र का आंतरिक संप्रदाय का शिष्य भी था जो इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार था ताकि पिछले पहाड़ से याओ राक्षस घुसपैठ करके आध्यात्मिक औषधियों को नुकसान न पहुंचा सकें। पीछे के पर्वत पर मौजूद अधिकांश याओ बीस्ट को लुओयुन घाटी द्वारा शिष्यों के अभ्यास के लिए जानबूझकर पाला गया था। उनकी रैंक आमतौर पर उच्च नहीं थी, अधिकतर ची शोधन क्षेत्र में थे और नींव स्थापना क्षेत्र के याओ बीस्ट बहुत कम थे। ये औषधि उद्यान औषधि मंडप के एल्डर कांत का है। वे साल भर रसायन विद्या के लिए एकांत में रहते हैं और सांसारिक मामलों से खुद को दूर रखते हैं। यदि औषधि मंडप में जड़ी बूटियों की कमी हो जाती है तो वे अपने शिष्यों को उन्हें लाने के लिए भेजते हैं। और हाँ, याद रखना कि बिना किसी कारण के उस छोटी इमारत के पास कभी मत जाना। आंतरिक संप्रदाय की वरिष्ठ बहन जेन को सबसे ज्यादा परेशान किया जाना नापसंद है। उन दोनों के औषधि उद्यान में घूमने के बाद लियू टाई उसे एक छोटे से आध्यात्मिक क्षेत्र के किनारे ले आई। छोटे भाई क्यूई, फिलहाल इस हरे पत्तेदार घास के टुकड़े की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। आपको बस हर सुबह एक बार इस पर पवित्र जल छिड़कना है, बाकी समय आप साधना में लगा सकते हैं। यह आध्यात्मिक क्षेत्र लगभग 100 झांक के आकार का था, जिसमें हरे पत्ते वाली घास नामक एक रासायनिक सामग्री उगी हुई थी। इसके पत्ते पन्ना हरे रंग के थे जो क्रिस्टल जैसी चमक बिखेर रहे थे। क्योंकि खेत से थोड़ी ही दूरी पर एक आध्यात्मिक झरना था, इसलिए उस आध्यात्मिक खेत की सिंचाई में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता था। यह बेहद आरामदेह काम था। क्यू युआन इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था। इसका मतलब था कि उसे सिस्टम मिशन को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब जबकि वह एक नवजात आत्मा के निर्माण के कगार पर था, वह ये परीक्षण करने के लिए उत्सुक था कि यदि वह निरंतर ज्ञानोदय की अवस्था में रहते हुए अपने दायरे को तोड़ता है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा। बेशक इसके लिए बड़ी मात्रा में जवाबी हमले के अंकों की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि यह घटिया सिस्टम स्थिर रहेगा और लापरवाह नहीं होगा, क्यू युआन ने मन ही मन सोचा। बस यूं ही नीरस और उबाऊ काम से भरे एक दिन को खत्म करने के बाद वह गलती से अपने निवास स्थान पर लौटते समय रास्ता भटक गया और किसी तरह पीछे के पहाड़ पर पहुंच गया।
जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने गलती से 8वें स्तर के ची शोधन क्षेत्र वाले लाल पंजे वाले भालू पर पैर रख दिया और उसे मार डाला और उसी दौरान उसने भुने हुए भालू के पंजों का भोजन किया। डिंग, होस्ट ने अपने जीवन का पहला ची रिफाइनिंग रियल म्याओ बीस्ट सफलतापूर्वक मार गिराया है। मिशन का इनाम 150 काउंटर अटैक पॉइंट्स, 5 हाई ग्रेड स्प्रिंग रिटर्न पिल, 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अगले कुछ दिनों में जब क्यूई युआन औषधि उद्यान में आराम कर रहा था, वह एक निर्दयी मिशन मशीन में बदल गया और पागलों की तरह जवाबी हमले के अंक बटोरने लगा। डिंग, मेजबान ने अपने जीवन का पहला 100 साल पुराना स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। मिशन पुरस्कार 150 प्रति अटैक पॉइंट्स। डिंग, पहली प्रारंभिक संरचना सफलतापूर्वक स्थापित कर ली गई है। इनाम 200 जवाबी हमले के अंक। डिंग, ची रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर एक शक्तिशाली शत्रु को परास्त किया और एक साथी शिष्य के साथ पहला स्पैरिंग मैच पूरा किया। पुरस्कार 300 प्रति अटैक पॉइंट्स। डिंग, पहली तकनीक में महारत हासिल कर ली। इनाम 300 जवाबी हमले के अंक। मिशन पूरा होने की सूचनाओं की आवाज के साथ साथ उसके जवाबी हमले के अंक तेजी से बढ़ने लगे और जल्द ही 3000 का आंकड़ा पार कर गए। टोंगजी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा नया मिशन कहाँ है? लकड़ी के घर के अंदर क्यूई युआन ने अपने सामने खाली मिशन पैनल को देखा। उसके चेहरे पर बहुत असंतोष का भाव था। मिशन को जल्दी से रिफ्रेश करो, मैं एक मिशन लेना चाहता हूं। उसे मिशनों को तेजी से पूरा करने में अभी अभी थोड़ा आनंद मिला था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अचानक रुक जाएगा। आमतौर पर एक पुराना मिशन पूरा होने के बाद सिस्टम तुरंत एक नया मिशन शुरू कर देता था, लेकिन इस बार काफी देर से कोई गतिविधि नहीं हुई थी। डिंग, कृपया धैर्य रखें होस्ट। नौसिखियों के लिए पहली बार मिशनों की श्रृंखला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। ये सिस्टम आपके लिए मिशनों का अगला चरण स्वचालित रूप से उत्पन्न कर रहा है। टोंगजी, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। ची युआन ने आंखें घुमाई और तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक परिश्रम किया था और इस वजह से उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। इंतजार, क्या ये स्वचालित रूप से उत्पन्न हो रहा है? ची युआन की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कष्ट अंततः समाप्त हो गया हो और आगामी सिस्टम मिशनों का तरीका सामान्य हो जाए? ये सोचकर उसने अधीरता से अपने हाथ मलने शुरू कर दिए और मन ही मन सिस्टम का उत्साहवर्धन किया। टोंगजी, जब तुम मिशन बनाते हो तो इस दुनिया को ध्यान से देखो। अगर तुम सच में बेहतर बन जाओगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी डांटूंगा नहीं। कुछ देर बाद लंबे समय से शांत पड़ा सिस्टम पैनल आखिरकार हरकत में आया और उस पर चमकीले छोटे अक्षरों में कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगी। ये यहाँ है। ची युआन का मनोबल बढ़ा और वह उम्मीद से भरे चेहरे के साथ जांच करने लगा। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से स्थिर हो गए। धत्तेरे की। जैसे ही ची युआन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, अचानक घर के बाहर से कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी और किसी ने जोर से पुकारा। वह उपयोगी शिष्य ची दा यहीं रहता है। ची युआन ने भौहें चढ़ाईं, अपने विचारों को इकट्ठा किया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि कई पुरुष और महिलाएं गंभीर भावों के साथ खड़े थे। इस समूह ने बाह्य संप्रदाय के शिष्यों की पोशाक पहन रखी थी और उनकी छाती पर कानून प्रवर्तन मंडप का प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। वे स्पष्ट रूप से कानून प्रवर्तन मंडप के लिए काम करने वाले बाह्य संप्रदाय के शिष्य थे। उनकी पहचान का पता चलने पर क्यूई युआन पहले तो चौंक गया, फिर भारी स्वर में पूछा, आप मुझसे किस लिए संपर्क कर रहे हैं? लॉ एन्फोर्समेंट पवेलियन डिसिपल्स की नेता 17 या 18 साल की एक युवती थी। उसका शरीर सुडौल और वह काफी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था, जिस पर एक घमंडी भाव छाया रहता था जो लोगों को उससे दूर रखता था। उसने क्यूई युआन की ओर उदासीनता से देखा और भावहीन स्वर में कहा, कीदा, तुम्हारा राज खुल गया है, अब हमारे साथ चलो। अनावृत। ची युआन का दिल एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तुरंत वर्तमान स्थिति का आकलन किया। सबसे पहले तो अगर ताइशुआन पवित्र भूमि के दाव बालक के रूप में उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो लुओयुन घाटी 10 गुना साहस दिए जाने पर भी उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी। एकमात्र खतरा यह था कि यदि खबर लीक हो जाती तो न केवल लुओयुन घाटी से संबंधित बाद के मिशन को पूरा करना मुश्किल हो जाता, बल्कि उसे ताइक्सुआन पवित्र भूमि के भीतर से भी पूछताछ का सामना करना पड़ता, जिसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। आखिरकार ये समझाना मुश्किल होगा कि उसने लुओयुन वैली में एक उपयोगिता कार्यकर्ता के रूप में शामिल होने के लिए अपनी पहचान क्यों छिपाई थी। क्या उसे मामला फैलने से पहले उन्हें चुप करा देना चाहिए या उनकी याददाश्त मिटाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए? क्यूई युआन को चुप देखकर लड़की के पीछे खड़े कानून प्रवर्तन मंडप के एक शिष्य ने चिढ़कर कहा, कीदा, तुम वहां खड़े होकर मासूमियत का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताने में संकोच नहीं करता, क्योंकि हमने तुम्हें बुलाया है। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो साबित करते हैं कि तुमने लिन जेन के साथ मिलकर जड़ी बूटी के बगीचे से आध्यात्मिक औषधि चुराई थी। अभी आपको आमने सामने की बातचीत के लिए बुलाना सिर्फ आपको ईमानदारी से कबूल करने का मौका देना है। संप्रदाय के नियम सख्त हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन हैं। क्या आध्यात्मिक औषधि चुराई जा रही है? ये सुनकर ची युआन ने राहत की गहरी सांस ली। उसे लगा था कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, लेकिन यह एक गलतफहमी निकली। सौभाग्य से उसने अभी आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठाया था। वह होश में आया और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जोड़कर बोला, माफ कीजिए वरिष्ठ भाइयों और बहनों, मैं इस दृश्य को देखकर चौंक गया था। अगर मैं असभ्य लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हालांकि मैंने वास्तव में कोई आध्यात्मिक औषधि नहीं चुराई है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा।
कानून प्रवर्तन मंडप के इन शिष्यों को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि वे अभी अभी नरक के द्वार से गुजरे हैं। ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर अधीरता के भाव दिखाई दिए। बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। बाहरी संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहुंचकर क्यूई युआन ने दूर से देखा कि लिन जेन बंधा हुआ था और हॉल के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने ताजी तोड़ी हुई हरी घास की एक छोटी सी गठरी रखी हुई थी। ची युआन को देखते ही लिन जेन तुरंत छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, भाई क्यूई, मुझे भी नहीं पता कि मेरे कमरे में हरे पत्तों वाली घास का गुच्छा कब आ गया। यह जरूर वांग लुचुआन की साजिश होगी। ये शब्द सुनते ही भीड़ में मौजूद वांग लुचुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह भड़क उठी। बकवास, हरी घास तो तुम्हारे ही कमरे में मिली थी, इससे मेरा क्या लेना देना है। कहावत है, चोर को पकड़ने के लिए लूटी हुई वस्तु की जरूरत होती है। अब जबकि चोर और लूटी हुई वस्तु दोनों पकड़े जा चुके हैं, फिर भी आप इससे इनकार करना चाहते हैं। लिन जेन की आंखें लाल हो गई थीं। वह वांग लुचुआन को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, वांग, मुझे फंसाना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तुम तो भाई क्यूई को भी मेरे साथ घसीटना चाहते थे। तुम सचमुच बेशर्म हो। बोलते बोलते वह कुछ सोचने लगा और निराशा से वांग लुचुआन के बगल में खड़ी लियू यंगेन की ओर देखते हुए कर्कश स्वर में बोला, तो ये तुम ही थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम पिछले 2 दिनों से बार बार मेरे घर आ रहे थे। मुझे लगा था कि तुम्हारा मन बदल गया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। लिन जेन, मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने सालों तक आपका दोस्त बनकर मैं अंधा हो गया था। लियू यंगइंग ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। जल्दी से अपनी गलती मान लो, यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम्हें कानून प्रवर्तन कार्यालय से रियायत मिल सकती है। स्थिति को लगातार बिगड़ते देख बाहरी संप्रदाय के प्रमुख मो जेंगयांग ने भौहें चढ़ाकर फटकार लगाई, चुप रहो, सार्वजनिक स्थान पर इतना शोर मचा रहे हो, तुम्हारे शिष्टता का नामो निशान कहाँ है। सभी को शांत देखकर मो जेंगयांग ने आसपास के क्षेत्र पर नजर डाली। अंत में उसकी नजर क्यूई युआन पर टिकी और उसने शांत स्वर में कहा, कीदा, क्या तुमने ये किया। उनका लहजा सौहार्दपूर्ण था, पूछताछ जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि दोस्तों के बीच अनौपचारिक बातचीत जैसा था। ये देखकर आत्मविश्वास से भरे वांग लुचुआन की पलकें अचानक फड़कने लगीं और उसके दिल में एक बुरा एहसास पैदा हो गया। क्यूई युआन ने हल्की सी मुस्कान दी। सीनियर मार्शल अंकल मो को रिपोर्ट करते हुए, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कि युआन के स्पष्ट इनकार को देखकर उसे लाने के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन मंडप के शिष्य तुरंत चिंतित हो गए। प्रमुख लड़की आगे बढ़ी, आध्यात्मिक पौधों के बंडल की ओर इशारा करते हुए बोली, कीदा, बहाने बनाना बंद करो। जड़ी बूटी के बगीचे में हरी पत्तियों वाली घास की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अब तुम्हारे दोस्त के कमरे में ताजी तोड़ी हुई हरी पत्तियों वाली घास के 10 से ज्यादा डंठल मिले हैं। क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से क्यू युआन के कुछ कहने से पहले ही मामले के प्रभारी मो जेंगयांग ने अपना सिर हिलाया और भारी स्वर में कहा, मार्शल नेफ्यूनी, आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चूंकि चीदा ने कहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो यह उसके द्वारा किया गया काम होने की संभावना नहीं है। मैंने आपको उसे यहां लाने के लिए कहा था ताकि वह सार्वजनिक रूप से मामले को स्पष्ट कर सके, जिससे बाद में कोई अफवाह न फैले। फिर उसने अपनी नजर क्यूई युआन की ओर घुमाई। मार्शल नेफ्यू क्यूई, हमारे फॉलिंग क्लाउड संप्रदाय ने हमेशा योग्यता को पुरस्कृत किया है। अब आप सबको बता सकते हैं कि परसों संप्रदाय ने आपको कितना बड़ा पुरस्कार दिया। दूसरी ओर क्यूई युआन ने थोड़ी शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी और धीरे धीरे बोली, इस शिष्य ने संयोगवश एक छोटा सा महत्वहीन पुण्य अर्जित कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय विशेष रूप से 3000 स्पिरिट स्टोन, 50 उच्च श्रेणी की ची एकत्र करने वाली गोलियां और एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति प्रदान करेगा। एक शिष्य के रूप में मैं वास्तव में ऐसे उपहार के योग्य नहीं हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उनके चारों ओर सन्नाटे की लहर दौड़ गई। लोग हैरानी भरी आंखों से घूर रहे थे, उनकी निगाहें ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरी हुई थीं। इस बच्चे ने कितनी योग्यता हासिल की। एक मुश्त इनाम के तौर पर 3000 स्पिरिट स्टोन, 50 हाई ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स और यहां तक कि एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति भी। इतना भारी इनाम उस साधारण शिष्य को मिला जिसने कुछ ही दिन पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। मो जेंगयांग ने सिर हिलाया और गंभीर चेहरे से कहा, हरी पत्ती वाली घास क्यूई गैदरिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है और इसे बाजार में बेचना बहुत आसान है। हालांकि हरी पत्ती वाली घास के ये लगभग 1 दर्जन डंठल शायद 4 या 5 स्पिरिट स्टोन के बराबर ही होंगे। मुझे बताओ, क्या कोई व्यक्ति जिसे अभी अभी 3000 स्पिरिट स्टोन मिले हैं, वह केवल 4 या 5 स्पिरिट स्टोन के लिए अपनी साधना को नष्ट होने और संप्रदाय से निष्कासित होने का जोखिम उठाएगा, वह भी उस चीज को चुराने का खेल खेलकर जिसकी रक्षा करने का उसे दायित्व सौंपा गया था। वास्तव में ये सुनकर जो भीड़ अब तक संशय में थी, अचानक उसे सच्चाई का एहसास हो गया। ये सही है, तार्किक रूप से देखा जाए तो इस मामले में किया गया प्रयास और उसका फल पूरी तरह से असंगत थे। एक साधारण शिष्य का मासिक भत्ता केवल 2 स्पिरिट स्टोन होता है। 3000 स्पिरिट स्टोन ठीक 150 वर्षों के भत्ते के बराबर होता है। जिसके पास इतनी भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन हो, वह शायद ही महज 4 या 5 पत्थरों के लिए गबन करेगा। बेशक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत और कुटिल मानसिकता वाला हो सकता है, जो विशेष रूप से एक निषिद्ध रोमांच के लिए चोरी का आनंद लेता हो। लेकिन इस चीदा ने हाल ही में प्रवेश के समय हृदय स्वभाव परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसे परिपूर्ण हृदय स्वभाव का दर्जा भी मिला था। किसी भी तरह से देखा जाए, वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं लगता था।
चियुआन द्वारा अपने संदेह को लगभग दूर कर दिए जाने पर जमीन पर बंधे लिन जेन को अत्यधिक खुशी हुई और उसने जल्दी से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि भाई क्यूई और मुझे फंसाया गया है। हमने कभी कोई हरी घास नहीं चुराई। जल्दी करो और मुझे जाने दो। बोलते समय उन्हें खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। अभी भी रहते हैं। लॉ एन्फोर्समेंट पवेलियन में तैनात शिष्य ने तुरंत उसे वापस नीचे गिरा दिया। नी उपनाम वाली प्रमुख लड़की ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, फिर भी आपके कमरे में हरी पत्ती वाली घास मिली है। भले ही छोटे भाई क्यूई ने यह न किया हो, फिर भी आप इसमें शामिल हैं। एक सहायक शिष्य होने के नाते आपके पास आध्यात्मिक औषधि चुराने के लिए औषधि उद्यान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द अपने साथी का नाम कबूल कर लें, नहीं तो हम तुम्हें अभी तुरंत कानून प्रवर्तन मंडप ले जाएंगे। वहां पहुंचकर हमारे पास तुमसे सच उगलवाने के कई तरीके हैं। ये सुनकर लिन जेन हंस पड़ा। उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था और उसने कहा, अगर आप इस तरह के सरल धोखे को भी नहीं समझ सकते तो मुझे लगता है कि आपका लॉ एन्फोर्समेंट पवेलियन कोई खास चीज नहीं है। बेशर्म। नी उपनाम वाली लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसकी पतली पतली भौहें तन गईं। उसने लिन जेन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसके चेहरे को छू पाती, एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वार करने से रोक दिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी कलाई पकड़ने वाला वास्तव में चियुआन था। उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत थोड़ी सी नाराजगी के भाव आ गए। कीदा, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वह बोल रही थी, उसने सहज रूप से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी कलाई पर रखा हाथ लोहे के शिकंजे की तरह था, जो कसकर जकड़ा हुआ था और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह हिल नहीं रहा था। ये देखकर लॉ एन्फोर्समेंट पवेलियन के अन्य शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें घेर लिया। वरिष्ठ बहन पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वरिष्ठ बहन क्विलिन को तुरंत रिहा करो। क्यू युआन ने लिन जेन की ओर एक नजर डाली, फिर शांति से नी उपनाम वाली लड़की से कहा, मेरे दोस्त ने हरी घास चुराई या नहीं, ये तय करना आपका या मेरा काम नहीं है। क्यों ना हम तथ्यों को खुद बोलने दें और इस मामले की सच्चाई को सामने लाएं। ये कहते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और लापरवाही से लड़की की कलाई छोड़ दी। उसने आगे कहा, हरी पत्ती वाली घास क्यूई गैदरिंग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है और इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। औषधि उद्यान में मेरा काम हरी पत्ती वाली घास के एक खेत की देखभाल करना है। अगर किसी मास्टरमाइंड ने हमें फंसाने की साजिश रची होती तो हरे पत्तों वाली घास का ये गुच्छा निश्चित रूप से उसी आध्यात्मिक क्षेत्र से चुना गया होता। मैं प्रतिदिन चेन के समय अपनी ड्यूटी शुरू करता हूं और युग के समय विश्राम करने के लिए अपने कमरे में लौटता हूं। इसका अर्थ है कि दिन के 12 घंटों में से 6 घंटे मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर रहता हूं। इसलिए जिसने भी यह हरी पत्ती वाली घास तोड़ी होगी, उसने ऐसा तब किया होगा जब मैं अनुपस्थित था। निकुलिन शर्मिंदा और नाराज दोनों थी और उसने क्यूई युआन को गुस्से से घूर कर देखा। ये सब कहने का क्या फायदा? आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह किसने किया? इस समय निकुलिन मन ही मन हैरान थी। उसकी साधना शक्ति चरम सीमा पर थी, फिर भी वह अभी अभी इस आदमी की पकड़ का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ रही। सबके सामने इस तरह की हार झेलने के बाद आमतौर पर वह उसे सबक सिखाती, लेकिन किसी कारणवश इस सहायक शिष्य का सामना करते हुए उसमें उससे झगड़ा करने की हिम्मत भी नहीं थी। किसने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद हुए बिना किसी अपराधी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता? ची युआन के होंठ हल्के से मुड़े। मेरे अंदर जिम्मेदारी की प्रबल भावना है और मैं हमेशा अपने चुने हुए पेशे से प्यार करता हूँ। चूंकि संप्रदाय ने मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र की देखभाल का जिम्मा सौंपा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे सतर्क रहना होगा। हरी पत्तियों वाली घास की वृद्धि पर नजर रखने और आध्यात्मिक क्षेत्र में समस्याओं को रोकने के लिए मैं अपनी शिफ्ट के बाद हर दिन क्षेत्र के पास एक बड़े पेड़ पर एक निम्न श्रेणी का छाया रिकॉर्डिंग ताबीज रखता हूँ। इस तरह भले ही मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में न रहूं, मैं छाया रिकॉर्डिंग ताबीज का उपयोग करके रात में हरी पत्तियों वाली घास की वृद्धि पर नजर रख सकता हूं। अगर कोई चुपके से घास तोड़ने आता है तो वह निश्चित रूप से ताबीज द्वारा पकड़ा जाएगा। बोलते बोलते उसने मुस्कुराते हुए अपने वस्त्रों में से एक ताबीज निकाला जो हल्की सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। ये कल रात की रिकॉर्डिंग है। मेरी शिफ्ट खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों ने मुझे बुला लिया था, इसलिए मुझे इसे देखने का समय नहीं मिला है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सभी के चेहरे अजीब से हो गए और वे सबकी युआन के हाथ में मौजूद छाया रिकॉर्डिंग ताबीज को खाली निगाहों से घूरने लगे। बकवास। क्या परछाई रिकॉर्ड करने वाले ताबीज का इस्तेमाल सचमुच इस तरह किया जा सकता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, एक छाया रिकॉर्डिंग ताबीज एक निश्चित दूरी और समय तक छवियों को रिकॉर्ड और सहेज सकता है। हालांकि इसमें कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन दृश्य स्पष्ट और यथार्थवादी होते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग साधना जगत में व्यापक रूप से किया जाता है। संदेश भेजने और मैचमेकिंग के अलावा शैडो रिकॉर्डिंग टेलिस्मैन के लिए कई अतिरिक्त कार्य विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए अध्ययन के लिए दाव चर्चा या युद्ध को रिकॉर्ड करना। कुछ लोग तो इनका इस्तेमाल उत्तेजक निजी दृश्यों को फिल्माने और ऊंची कीमतों पर प्रतियां बेचने के लिए भी करते हैं। एक बार तो उन्होंने हेहुआ संप्रदाय से प्रकाशन व्यवसाय भी छीन लिया था। लेकिन आज तक कोई इतना उबा हुआ नहीं था कि छाया रिकॉर्डिंग ताबीज का इस्तेमाल करके लगातार किसी खेत को फिल्माए और फिर उसे रात में हरी घास की वृद्धि की निगरानी का नाम दे। साधना जगत में भले ही निम्न श्रेणी का छाया रिकॉर्डिंग ताबीज बहुत सस्ता हो, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 3 स्पिरिट स्टोन होती है। इस हिसाब से एक महीने में 90 स्पिरिट स्टोन खर्च होंगे। क्योंकि एक सहायक शिष्य की मासिक आय 2 स्पिरिट स्टोन होती है, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति औषधि उद्यान में 1 महीने तक कड़ी मेहनत करता है और बदले में 88 स्पिरिट स्टोन खो देता है।
क्यू युआन को अभी अभी मिले 3000 स्पिरिट स्टोन के भारी भरकम इनाम के बारे में सोचकर सभी को अचानक लगा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद बाहरी संप्रदाय के प्रमुख मो झेंगयांग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्यू युआन को इशारा किया और भारी स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो इसे यहाँ मेरे देखने के लिए ले आओ। हाँ, क्यू युआन ने जवाब दिया और आदरपूर्वक छाया रिकॉर्डिंग ताबीज सौंप दिया। जैसे ही मो झेंगयांग ने ताबीज लिया, भीड़ में मौजूद एक सहायक शिष्य का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह बुरी तरह कांपने लगा। छोटे भाई वेंटाओ, तुम क्या कर रहे हो? पास ही खड़े एक शिष्य ने उसके चेहरे के अजीब भाव को देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वह शिष्य मानो बेखबर था, मन ही मन बुदबुदा रहा था। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो ये तुम ही थे? क्यू युआन अचानक आगे बढ़ा, भीड़ में से उस आदमी को पकड़ा और उसे मो झेंगयांग के सामने फेंक दिया। एल्डमो, छाया रिकॉर्डिंग ताबीज की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। हरी पत्ती वाली घास तो उन्होंने ही तोड़ी थी। इस क्षण उस सहायक शिष्य का धैर्य पूरी तरह से टूट गया और वह कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। हे एल्डमो, मुझ पर दया कीजिए, ये सचमुच मेरी गलती नहीं थी। वांग लुचुआन ने मुझे औषधि उद्यान में काम करते हुए देखा और मुझे हरी पत्ती वाली घास चुराने के लिए 10 स्पिरिट स्टोन दिए। मैं क्षण भर के लिए लालच में अंधा हो गया था। ये सुनकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वांग लुचुआन के आसपास मौजूद लोग सहज रूप से उनसे दूर हट गए और वांग लुचुआन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उपयोगिता शिष्य को गुस्से से घूरा। तुम, वेन, यूं ही लोगों को मत काटो। मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूं। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया था? वेंटाओ ने उदास चेहरे से कहा। वांग लुचुआन, तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। तुमने ही तो किसी को मेरे लिए 10 स्पिरिट स्टोन भेजने के लिए भेजा था। पर्याप्त, मो झेंगयांग ने गुस्से में चिल्लाते हुए ठंडे स्वर में आसपास का जायजा लिया। कमीने लोग, क्या तुम लोगों की पहले ही काफी बेइज्जती नहीं हो चुकी है? हर कोई सर्दियों में टिड्डियों की तरह चुप था, उनके मुंह कसकर बंद थे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मो झेंगयांग ने नी कुइलन की ओर देखा और आदेश दिया, मार्शल भतीजी नी वेंटाओ को गहन पूछताछ के लिए कानून प्रवर्तन मंडप ले जाओ। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा और संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देनी होगी। फिर उसने बंधी हुई लिन जेन की ओर अपनी नजर घुमाई और कहा, लिन जेन के मामले में चूंकि तथ्य फिलहाल स्पष्ट नहीं है और सबूत निर्णायक नहीं है, इसलिए उन्हें अभी रिहा कर दिया जाए। जांच पूरी होने के बाद फैसला लिया जाएगा। ये शिष्य वरिष्ठ मार्शल अंकल मो के आदेश का आदरपूर्वक पालन करता है। निकुलन ने घृणा भरी निगाहों से वांग लुचुआन की ओर देखा और फिर हाथ हिलाया। कानून प्रवर्तन मंडप के कई शिष्यों ने कुशलतापूर्वक वेंटाओ पर नियंत्रण कर लिया। इस समय मो झेंगयांग ने छाया रिकॉर्डिंग ताबीज को वापस क्यू युआन की ओर फेंक दिया और हंसी और आंसुओं के बीच उलझे हुए स्वर में कहा, अरे बदमाश, तुमने तो मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कर ली। मुझे खाली परछाई रिकॉर्डिंग ताबीज देने का क्या मतलब है? अगर अंत में वेंटाओ ने कमजोरी न दिखाई होती तो देखते तुम इसे कैसे संभालते। ची युआन मुस्कुराया, मैं कैसे कर सकता था? तुम निष्पक्ष हो और तुम्हारी नजरें बाज जैसी तेज हैं। जैसे ही उन्होंने तुम्हें छाया रिकॉर्डिंग ताबीज उठाते देखा, वे दुष्ट लोग बुरी तरह डर गए। वे अपनी कमजोरी कैसे नहीं दिखाते? एक खाली वाला पल भर में वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे भावहीन हो गए, उनकी आंखें खाली खाली सी घूर रही थीं। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बंधन खुलने के बाद लिन जेन ने पास में मौजूद निराश वांग लुचुआन और लियू यंगइंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे क्यू युआन के पास चला गया, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए थे। भाई ची, ये तीसरी बार है जब आपने मेरी मदद की है। आपकी इस महान दयालुता के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। ची युआन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। हम भाई हैं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन जेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फिर मानो कुछ याद आने पर वह एक पल के लिए झिझका और अंत में खुद को संभालकर अत्यंत गंभीरता से बोला, भाई क्यूई, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, इसलिए मुझे आपको कुछ बताना ही होगा। ओह, उसकी गंभीरता देखकर क्यूई युआन का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो मेरे घर पर बात करते हैं। कोई और होता तो ची युआन कभी विश्वास नहीं करता कि वह ऐसी जानकारी दे सकता है जो ताई जुबान के दाव बालक को रुचिकर लगे। लेकिन लिन जेन अलग था, कौन जानता था कि नियति का पुत्र आगे कौन सी अभूतपूर्व खोज करेगा। अगर लिन जेन ये दावा करे कि वह 2 दिनों में अमर हो जाएगा, तब भी क्यू युआन पहले इस पर विश्वास करना ही पसंद करेगा। जल्द ही वे दोनों क्यू युआन के आवास पर पहुंच गए। वे लकड़ी की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। क्यू युआन ध्यान से सुनने के लिए आगे झुकी और बोली, भाई लिन, खुलकर बोलिए। लिन जेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने दरवाजे की ओर देखा, आसपास कोई नहीं था और फुसफुसाते हुए बोला, भाई ची, जिस आध्यात्मिक क्षेत्र की आप निगरानी कर रहे हैं, वह क्षेत्र जिसमें हरी घास उगी है, उसमें एक समस्या है। किस तरह की समस्या? ची युआन ने पलकें झपकाईं। उसने वहां 5-6 दिन बिताए थे और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा था। अगर वाकई उस क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या थी जिसका उसने पता नहीं लगाया था, तो यह मामला बहुत उच्च स्तर का था। लिन जेन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था, जहां कहीं भी घास और लकड़ी की आत्मा प्रकट होती है, वहां सहज लकड़ी की ऊर्जा का जन्म होता है। आज मैंने हरे पत्तों वाली घास की उन दर्जन भर डंडियों से इसका एक हल्का सा अंश महसूस किया। उद्धरण
इसका मतलब है कि घास और लकड़ी की एक पूर्ण विकसित आत्मा उस खेत में छिपी हुई है, कम से कम 7 या 8 हजार साल पुरानी, शायद 10,000 साल पुरानी भी। काम खत्म होने के बाद लिन जेन ने क्यूई युआन की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसे ध्यान से देखा। घास और लकड़ी की 10,000 साल पुरानी आत्मा। ची युआन के चेहरे का भाव बदल गया, वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लुओयुन घाटी में एक साधारण सी दिखने वाली जमीन में ऐसा दिव्य प्राणी छिपा हो सकता है। यदि यह सच है तो कुछ महायान साधक भी इसे हासिल करने के लिए अपनी सारी गरिमा त्याग देंगे। 10,000 वर्षों में एक ही पौधा शरीर को शुद्ध कर सकता है और खेती को काफी बढ़ावा दे सकता है। ये सोचते हुए क्यूई युआन की निगाहें लिन जेन की ओर घूम गईं। वह सचमुच नियति का पुत्र है, कुछ बार उसकी मदद करो और एक जबरदस्त पुरस्कार पाओ। बेशक क्यूई युआन को लिन जेन द्वारा दिए गए बहाने पर विश्वास नहीं हुआ। एक नश्वर जन्म वाले बच्चे ने, जिसने अभी अभी अपने शरीर में ची ऊर्जा को ग्रहण किया है, वह स्वाभाविक रूप से सहज लकड़ी की ची ऊर्जा के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता और मुट्ठी भर हरी पत्तियों वाली घास से इतना कुछ अनुमान लगा सकता है। संभवतः नियति के पुत्र ने कोई विशेष क्षमता जागृत कर ली थी, कोई बहाना ढूंढ लिया था और किसी तरह काम चला लिया था। ची युआन ये बात अच्छी तरह समझती थी और इतनी चतुर थी कि उसने उसे बेनकाब नहीं किया। आपको यह मानना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति ने इस खबर को आगे पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का खुलासा करने का जोखिम उठाया। काफी वफादार ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने मददगार का हाथ काट ले। दिमाग में विचारों का प्रवाह दौड़ रहा था। क्यूई युआन ने मुस्कुराते हुए लिन जेन के कंधे पर थपथपाया। चेतावनी के लिए धन्यवाद भाई लिन, मैं इसकी जांच करूंगा। अगर उस खेत में सचमुच 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक पौधा है तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। भाई क्यूई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लिन जेन का चेहरा सख्त हो गया। अगर यह सच है तो आपको उस वरिष्ठ को नाराज नहीं करना चाहिए। यद्यपि घास और लकड़ी की आत्मा डरपोक और कमजोर है और शायद ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ची शोधन क्षेत्र के साधक उकसा सकें। जड़ी बूटी के बगीचे में बेहद सावधानी बरतें, लापरवाही से काम न करें। लिन जेन की गंभीर सलाह सुनकर क्यूई युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराया। समझ गया। लिन जेन को बाहर छोड़ने के बाद क्यूई युआन वापस बैठ गया और सोचने लगा। शायद उसे मैदान के चारों ओर एक छाया रिकॉर्डिंग ताबीज स्थापित कर देना चाहिए, लेकिन पहले उसे वह काम पूरा करना होगा। उस काम के बारे में सोचकर वह चिड़चिड़ाने लगा। क्या हालात सामान्य नहीं होने चाहिए थे? ये और भी बेतुके क्यों होते जा रहे थे? रात हुई। हताशा से चेहरा बिगाड़े हुए क्यूई युआन ने काले रात्रि वस्त्र पहने अपने चेहरे को ढक लिया और अंधेरे में विलीन हो गया। लुओयुन घाटी, बाहरी संप्रदाय। रात घोर अंधेरी थी, तारों की रोशनी मंद थी। एक शांत नीची पहाड़ी पर विशाल और आलीशान स्पिरिट बीस्ट के बाड़ों की कतारें फैली हुई थीं। प्रत्येक बाड़ा अपने अपने प्रतिबंध द्वारा संरक्षित था और एक समर्पित आत्मा सृजन संरचना से सुसज्जित था। वातावरण सुंदर था, आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध थी और रहने की स्थिति उन कच्चे लकड़ी के झोपड़ियों की तुलना में अनगिनत गुना बेहतर थी जिन्हें उपयोगितावादी शिष्य अपना घर कहते थे। बाड़ों के अंदर 1 दर्जन से अधिक आत्मा प्राणी रहते थे, जिनमें से अधिकांश बड़ों और प्रबंधकों द्वारा पाले गए आत्मा पालतू जानवर थे। लुओयुन घाटी के नियमों के अनुसार इन पालतू जानवरों को आंतरिक संप्रदाय में नहीं ले जाया जा सकता था। इसके बजाय बाहरी संप्रदाय का एक विशेष क्षेत्र उनकी सामूहिक देखभाल के लिए निर्धारित किया गया था। एक सहायक शिष्य के लिए इन उच्च दर्जे के आध्यात्मिक पालतू जानवरों की देखभाल करना एक भयावह काम था। उन्हें न केवल जानवरों को खिलाना पड़ता था, बल्कि उनके मल मूत्र को भी साफ करना पड़ता था, और जरा सी भी चूक का मतलब हमला हो सकता था। चोटें लगना आम बात थी। इनमें से अधिकांश आत्मा राक्षस घाटी के उच्च पदस्थ बुजुर्गों के प्रिय साथी थे और ऐसे शक्तिशाली संरक्षकों द्वारा समर्थित होने के कारण वे अभिमानी, चिड़चिड़े स्वभाव के थे और साधारण शिष्यों को नीचा समझते थे। इस समय एक बाड़े के अंदर कई झांग लंबा और गहरे रंग के धारियों से ढका एक विशाल बाघ जमीन पर खर्राटे ले रहा था। उसकी नाक से गर्म सांसें निकल रही थीं। अचानक पेन की संरचना में हलचल हुई और बिना किसी आवाज के एक दरार खुल गई। काले कपड़े पहने नकाबपोश एक आकृति अंदर घुस गई। लक्ष्य मिल गया। उस विशाल बाघ को देखते ही घुसपैठिए की खुली आंखें चमक उठीं और उत्साह से उसके होंठों के कोने मुड़ गए। जैसे कोई शिकारी आखिरकार अपने शिकार को पा लेता है, वैसे ही वह उत्सुकता से आगे बढ़ा। गर्जन शोर सुनकर बाघ चौंक गया और उसने आंखें खोलकर काले कपड़े पहने आदमी को घूरते हुए कहा, अंधे बेवकूफ, दादा बाघ की नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम का ये काला बाघ पहले ही अपनी बुद्धि को जागृत कर चुका था और मानवीय शब्द बोल सकता था। भाग जाओ, वरना दादा बाघ तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। यह मानते हुए कि कोई मूर्ख सहायक शिष्य उसकी नींद में खलल डालने आया है, उसने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसका लहजा बेहद घमंडी था। तुम इन सेक्ट एल्डर जू स्कारलेट फ्लेम टाइगर के आध्यात्मिक पालतू हो, है ना? काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में न तो गुस्सा दिख रहा था और न ही वह जल्दी में था। वह बाघ की ओर ऐसे चला जैसे टहल रहा हो। गलत, तुम दादा टाइगर को जानते तक नहीं हो। वह यहाँ नौकर तो बिल्कुल नहीं है। बाघ तुरंत सतर्क हो गया। उसका विशाल शरीर ऊपर उठ गया, उसके बाल खड़े हो गए और उसने अपने नुकीले दांत और पंजे प्रदर्शित कर दिए। दादा बाघ के इलाके में घुसपैठ करने की हिम्मत की है तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने बात की, बाघ के चारों ओर काले कोहरे का एक बादल छा गया और उसने अपनी भयावह आभा के साथ घुसपैठिए पर झपट्टा मारा। अगले ही पल टकराना। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक साधारण मुक्का उसके विशाल सिर पर जोरदार प्रहार किया। काले बाघ को तारे दिखाई देने लगे, उसके अंग बेजान हो गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।
काले कपड़े पहने वह आदमी पास आया और उसने पिटाई शुरू कर दी कुछ ही पलों बाद। सिसकियां सिसकियां, रुको, मैं हार मानता हूं, मैं गलत था, कृपया मुझे बख्श दो। काला बाघ कराहने लगा, अपने दोनों पंजों से अपना सिर थामे हुए था और दया की भीख मांग रहा था। मैं स्कारलेट फ्लेम टाइगर नहीं हूं, मेरा नाम ब्लैक फियन टाइगर है, इनसेक्ट एल्डर यान का आत्मा पालतू। काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने थोड़ी देर रुककर ठंडी हंसी हंसी। अरे गंदे जानवर, अभी भी लेटे हो? लगता है मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरह से पीटा नहीं है। उसने एक बार फिर ताबड़तोड़ वार किए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सचमुच ब्लैक फियन टाइगर हूं। हम्फ, अभी भी बहस जारी है। उस आदमी को जाहिर तौर पर इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बैंग 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 बैंग। रुको रुको, मैं सचमुच हार मानता हूं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ही स्कारलेट फ्लेम टाइगर हूं। तभी काले वस्त्र पहने हुए क्यूई युआन रुका, धीरे से सांस छोड़ते हुए मन ही मन सोचने लगा, लगता है लाल ज्वाला बाघ को वश में कर लिया गया है, मिशन पूरा हुआ। उसने एक विचार के साथ कार्य सूची खोली। संप्रदाय में कोई संरक्षक न होने के कारण आपको सबसे कठिन शिखर स्पिरिट बीस्ट पीक पर एक सहायक शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका कार्य आंतरिक संप्रदाय के एल्डर जूजो के आध्यात्मिक पालतू जानवर स्कारलेट फ्लेम टाइगर को भोजन कराना था। स्कारलेट फ्लेम टाइगर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे का आध्यात्मिक जानवर है जो अपनी बेकाबू और हिंसक प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। इसने कई लोगों को घायल किया है और आपके प्रति विशेष द्वेष रखता है, जिससे आपका करियर खतरे में पड़ जाता है। कार्य का लक्ष्य, अपने प्रयासों से स्कारलेट फ्लेम टाइगर को सभ्य बनाएं और उसे आज्ञाकारी बनाएं। कठिनाई स्तर 4 सितारे कठिन। पुरस्कार 400 प्रति अटैक पॉइंट, एक सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा पोषण गोली, 500 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर और असंख्य आत्माओं के प्रति लगाव की प्रतिभा। सभी गैर मानव प्राणी मेजबान के प्रति अधिक सद्भावना महसूस करते हैं। कोने में दुबके हुए, पूरी तरह से दबे हुए काले बाघ को देखकर क्यूई युआन के होंठ फड़क उठे। शायद दुनिया की कहानी में बदलाव आ गया था, इसलिए उसे स्पिरिट बीस्ट पीक नहीं बल्कि औषधि उद्यान में भेजा गया था। स्पिरिट बीस्ट पीक के सेवक का दर्जा न होने के कारण वहां रखे गए जानवरों को सभ्य बनाने का एकमात्र तरीका चुपके से शांत रातों में अंदर घुसना था। बेशक स्पिरिट बीस्ट को वश में करने के कई तरीके हैं, प्यार और धैर्य के अलावा मुक्केबाजी भी काम करती है और तेज भी। ची युआन चुपचाप सोचने लगा, लेकिन कुछ देर बाद कोई पूर्णता सूचना नहीं सुनाई दी। उसने भौहें चढ़ाकर बाघ की ओर देखा, अभी भी यकीन नहीं हुआ। बाघ कांप उठा और उसने अपना विशाल सिर ढोल की तरह हिलाया। बड़ा भाई, मेरा मतलब है, ये तुच्छ भाई पूरी तरह से आश्वस्त है। उस जानवर की ईमानदारी को देखकर क्यूई युआन को एक बुरी आशंका हुई और उसने जल्दी से पूछा, अभी तुमने अपना नाम क्या बताया था? बाघ रोना चाहता था, अरे मैं गलत था, मैं वही बनूंगा जो आप कहेंगे, अगर आप चाहें तो मुझे डॉगेक कह सकते हैं। ची युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी आवाज नरम पड़ गई। सच बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बाघ अचंभित होकर हकलाते हुए बोला, मैं काला राक्षस बाघ हूं, आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख यान का आत्मा पालतू। लाल ज्वाला बाघ बगल वाले बाड़े में रहता है। धिक्कार है, गलत बाघ। क्या लुओयुंग घाटी के सभी बुजुर्ग पागल हो गए हैं जो इतने सारे बाघ पाल रहे हैं? ची युआन जम गया, उसे दोबारा थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा को उसने बड़ी मुश्किल से रोका। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ब्लैक फियन टाइगर बाघ को चुप रहने की धमकी देने के बाद क्यूई युआन पास के बाड़े में घुस गया। कुछ देर बाद डिंग, स्कारलेट फ्लेम टाइगर को सभ्य बनाना, कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 400 प्रति अटैक पॉइंट, एक सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा पोषण गोली, 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और असंख्य आत्माओं के प्रति आकर्षण की प्रतिभा। अगले दिन क्यूई युआन अपनी ड्यूटी के लिए समय से पहले ही औषधि उद्यान पहुंच गया और उसका चेहरा पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। बाह्य संप्रदाय में सर्वोच्च साधना स्तर वाले मोजेंग ज्ञान का स्तर केवल स्वर्ण कोर के अंतिम चरण में था, जो उनसे एक निम्न स्तर था। यही कारण था कि उन्होंने पिछली रात इतनी धृष्टतापूर्वक स्पिरिट बीस्ट पीक में घुसपैठ करने का साहस किया था। हालांकि बीच बीच में कुछ थोड़ी अटपटी स्थितियां आईं, लेकिन वे हानिरहित थीं और अंततः उन्होंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इसलिए उनका मूड अच्छा था। रास्ते में कई मेडिसिन गार्डन के शिष्यों का अभिवादन करने के बाद वे हरे पत्तों वाली घास के मैदान में पहुंचे। सामने देखने पर खेत में 1 लाख से भी अधिक हरे पत्तों वाली घास के पौधे दिखाई दिए, जो घने और जीवंत थे और खूबसूरती से बढ़ रहे थे। इसके अलावा वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। ची युआन ने एक बाल्टी उठाई, पास के आध्यात्मिक झरने से पानी भरा और बड़ी सहजता से आध्यात्मिक क्षेत्र को सींचा। उसने जानबूझकर मुरझाए हुए पौधों को कुछ अतिरिक्त पानी दिया। लिन जेन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए उसने सहज होने का नाटक किया, जबकि चुपके से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश कर रहा था। हालांकि पूरे खेत में पानी डालने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसे बस साधारण हरी घास ही दिखाई दी। कुछ न मिलने के बावजूद क्यूई युआन को अभी भी कुछ गड़बड़ होने का आभास हो रहा था। कोई उसे देख रहा था। ये दृष्टि बेहद छिपी हुई थी। यदि वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति अत्यधिक सजग और पैनी समझ के साथ एकाग्र न होता तो इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता। कौन? क्या ये लुओयुंग घाटी का कोई विशेषज्ञ हो सकता है? ची युआन की निगाहें और भी तेज हो गईं। इतनी खामोशी से उसे देख पाना कोई आसान काम नहीं था। ये तो निश्चित रूप से कोई नवजात आत्मा स्तर या उससे ऊपर का ही व्यक्ति होगा। हालांकि वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन ऊपरी तौर पर शांत दिखाई दिया।
हमेशा की तरह खेत में पानी देने के बाद उसने बाल्टी को उसकी जगह पर वापस रख दिया और खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए साधना करने का नाटक करने लगा। निश्चित रूप से जैसे ही उसने आध्यात्मिक क्षेत्र छोड़ा, निगरानी किए जाने का वह हल्का सा एहसास तुरंत गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। इससे क्यूई युआन का संदेह और भी पुख्ता हो गया। वह रहस्यमय पर्यवेक्षक उसे विशेष रूप से निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। अगर वह लुओयुन घाटी का कोई व्यक्ति था तो उन्होंने वेनताओ नामक उस सहायक शिष्य को खेत से हरी घास चुराते समय रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? ची युआन ने मन ही मन माथे पर शिकन डाली। काफी देर सोचने के बाद उसने फिलहाल यहीं रुकने का फैसला किया। 10,000 साल पुरानी मायावी आध्यात्मिक औषधि की तुलना में वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि क्या वह अपने वर्तमान मिशन चरण को पूरा करने तक लुओयुन घाटी में अपनी पहचान छिपाए रख पाएगा। तभी दूर से एक जानी पहचानी और आकर्षक आकृति पास आई। जैद जैसे चेहरे और शरद ऋतु के जल के समान आंखों वाली, उनका स्वभाव शांत और सुरुचिपूर्ण था। वे आंतरिक संप्रदाय की वरिष्ठ बहन बाईजीरो थीं। प्रमुख वरिष्ठ बहन को नमस्कार। उसे देखते ही क्यूई युआन तुरंत खड़ा हो गया और अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़ लिए। जूनियर ब्रदर क्यूई। बाईजीरो क्यू युआन के सामने रुकी और उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता झलक रही थी। तुम्हें औषधि उद्यान में काम करते हुए कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें इसकी आदत पड़ रही है? उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी, मानो मोती किसी जैद की थाली पर गिर रहे हों, सुनने में बेहद खूबसूरत। ची युआन ने तुरंत ही चापलूसी का भाव दिखाते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद बड़ी बहन। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय बाईजीरो के आगमन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। औषधि उद्यान के कई शिष्य उत्सुकता से देख रहे थे, विशेषकर कुछ पुरुष शिष्य जिनकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। वे क्यूई युआन को देख रहे थे। जब तक आप खुश हैं। बाईजीरो ने सिर हिलाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने अपनी नजरें पास के आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर घुमाई और गंभीरता से बोली, मुझे पता है कि कल आपको और लिन झेंग को फंसाया गया था। हालांकि निर्दोष पक्षों ने अंततः सार्वजनिक रूप से अपना नाम साफ कर लिया और वे दुष्ट लोग सफल नहीं हुए, फिर भी ऐसी घटना संप्रदाय के लिए एक कलंक है। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के बाद कानून प्रवर्तन विभाग ने मामले को बहुत आगे बढ़ने दिए बिना केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही जवाबदेह ठहराते हुए जटिल समस्या को सुलझाने का विकल्प चुना। क्यूई युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उलझन में पूछा, ऐसा कैसे? बाईजीरो ने धीरे से आह भरी और धीमी आवाज में कहा, उपयोगी शिष्य वेनताओ ने बिना अनुमति के औषधि उद्यान से आध्यात्मिक औषधि चुरा ली। उसे दंड स्वरूप उसकी साधना शक्ति को बाधित किया जाएगा और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। नई सहायक शिष्या लियू यंगइंग ने जानबूझकर चुराई हुई हरी पत्ती वाली घास लिन झेंग के कमरे में रख दी। उसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण थी, वह एक साथी शिष्या को फंसाने की कोशिश कर रही थी। चूंकि उसने अभी तक ची संग्रहण शुरू नहीं किया था और उसे साधक नहीं माना जा सकता, इसलिए संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसकी साधना को बाधित करने की पीड़ा से उसे बख्श दिया गया। इसके बजाय संप्रदाय की साधना तकनीकों से संबंधित उसकी यादें मिटा दी जाएंगी और उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। मुख्य दोषी शिष्य वांग लुचुआन ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सकारात्मक रवैया दिखाया और आंतरिक संप्रदाय के कई वरिष्ठों ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए हस्तक्षेप किया। उसे पीड़ितों को 1000 स्पिरिट स्टोन का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और स्पिरिट बीस्ट पीक पर 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस अवधि के दौरान उसका मासिक भत्ता निलंबित रहेगा ताकि उसके व्यवहार पर नजर रखी जा सके। ये सुनकर क्यूई युआन पहले तो चौंक गया, फिर मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। सुखद दुख। जैसा कि उम्मीद थी, सांसारिक तौर तरीकों से कहीं भी बचना मुमकिन नहीं है। समर्थन प्राप्त मुख्य साजिशकर्ता को मामूली सजा मिलती है, जबकि बिना समर्थन वाले सहयोगियों को एक ही झटके में कुचलकर बिना किसी गुंजाइश के सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। ये बस हद से ज्यादा सांसारिक है। वांग लुचुआन साधकों के परिवार से आता है और उसके पास प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन है। 1000 स्पिरिट स्टोन का जुर्माना उसके लिए मामूली सी बात है। स्पिरिट बीस्ट पीक पर 1 साल की कड़ी मेहनत की बात तो और भी हास्यास्पद है। उस मोटे ताजे को आउटर सेक्ट के एल्डर मो झेंगयान पसंद नहीं करते थे और उसे पहले ही एक सहायक कर्मचारी के रूप में स्पिरिट बीस्ट पीक भेज दिया गया था। संक्षेप में कहें तो ये लगभग न के बराबर ही सजा है। ची युआन के अजीब भाव को देखकर बाईजीरो को लगा कि वह मामले के निपटारे से असंतुष्ट है। उसके चेहरे पर क्षमा का भाव आ गया और उसने धीरे से समझाया, छोटे भाई क्यूई, वांग लुचुआन के पास दुर्लभ दोहरी आध्यात्मिक जड़ की प्रतिभा है और कई आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इसीलिए कानून प्रवर्तन मंडप ने नरमी दिखाई और उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। बेशक अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले ही इसका मतलब उन बड़ों को नाराज करना ही क्यों ना हो। ची युआन ने सिर हिलाया। मुझे संप्रदाय द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं है। राजमहल की साजिशों के लिहाज से वांग लुचुआन जैसा तुच्छ व्यक्ति उसकी नजरों में भी नहीं था। वह जरा सा भी खतरा नहीं था। उसे अपने पास रखना केवल नियति के पुत्र लिन झेन के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम करना था। अगर वह कुछ और सहायक मिशनों को भी शुरू कर सके तो और भी अच्छा होगा। बेशक अगर वांग लुचुआन उसकी आंखों के सामने मक्खी की तरह मंडराता रहा तो क्यू युआन को घृणा से बचने के लिए उसे पीट पीट कर मार डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अच्छा है। ये देखकर कि उसकी आवाज बनावटी नहीं लग रही थी, बाईजीरो ने राहत की सांस ली और विषय बदल दिया। जूनियर ब्रदर क्यूई, सीनियर एर स्पिरिट की अमर गुफा में हुई चोरी के बारे में अब मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारे संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने नहीं की है।
पंथ की महान संरचना के केंद्र में प्रवेश करने की कुंजी हमेशा से ही खजाना मंडप के सबसे गहरे हिस्से में रखी गई है, जिसे ग्रैंड मास्टर द्वारा स्वयं निर्धारित प्रतिबंधों की परतों द्वारा संरक्षित किया गया है। 1000 वर्षों से किसी ने भी इसे छुआ नहीं है। बिना कुंजी के महान संरचना के केंद्र में प्रवेश करना कहने से कहीं अधिक कठिन है। इसके लिए न केवल अत्यंत उच्च साधना स्तर की आवश्यकता होती है, बल्कि संरचनाओं में गहन निपुणता भी आवश्यक है। यदि लुओयुन घाटी में वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति होता तो संप्रदाय की यह स्थिति न आती। क्यू युआन ने बाई जीरो के आकलन से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हालांकि वह फॉर्मेशन का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसमें सामान्य ज्ञान तो था ही। किसी संप्रदाय के ग्रैंड फॉर्मेशन के केंद्र में बिना उसे तोड़े घुसपैठ करना एक साधारण साधक के बस की बात नहीं थी। ऐसा कारनामा करने में सक्षम फॉर्मेशन मास्टर शायद ही एयर स्पिरिट की तुच्छ कमाई की परवाह करेगा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्कारलेट फ्लेम टाइगर, यह महिला बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जब दोनों बात कर रहे थे, बाइज़ेरो ने दूर स्थित बांस के जंगल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको जूनियर सिस्टर जेन से मिलवाता हूँ। वह आंतरिक संप्रदाय की शिष्या हैं और यहाँ के औषधीय उद्यान की रखवाली करती हैं। यदि आपको औषधीय उद्यान में कोई कठिनाई आती है तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। बाइशिरो के विचारशील और विनम्र स्वभाव को देखकर क्यू युआन कुछ हद तक भ्रमित हो गया। बाइज़ेरो जैसी महिला साधिका अपनी असाधारण प्रतिभा और आकर्षक रूप रंग के साथ एक आदर्श दाव साथी का आदर्श उदाहरण थी। साधना जगत में वह निस्संदेह अनगिनत चाहने वालों को आकर्षित करती। फिलहाल वह महज एक साधारण शिष्य था, जिसकी प्रतिभा केवल 4 आध्यात्मिक जड़ों तक सीमित थी और जिसका भेष भी साधारण था। हर लिहाज से इस खूबसूरत वरिष्ठ गुरुदेवी का स्नेह प्राप्त करना उसके लिए असंभव था। इसे समझ पाने में असमर्थ वह केवल यही निष्कर्ष निकाल सका कि दूसरे पक्ष की पसंद अनूठी थी। ऐसा लगता है कि जब लड़के बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। बाइज़ेरो को स्वाभाविक रूप से क्यू युआन के इन बेबाक विचारों के बारे में पता नहीं था। वह क्यू युआन को औषधीय उद्यान से होते हुए एक हरे भरे बांस के जंगल में ले गई। छोटी बहन जेन का मुख्य कर्तव्य है कि वह याओ राक्षसों को, जो पीछे के पहाड़ से भागकर औषधीय उद्यान पर हमला करने आते हैं, रोके। इसलिए उसका निवास औषधीय उद्यान की परिधि और पीछे के पहाड़ की सीमा पर स्थित है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से काफी दूर है। इसी वजह से वेन ताओ को परसों रात चुपके से हरी पत्ती वाली घास चुनने का मौका मिला। इसके अलावा छोटी बहन युयान को शांति और सुकून पसंद है और वह आमतौर पर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। हालांकि हम दोनों बहनों की तरह हैं। अगर मैं तुम्हें इस बार उससे मिलवा दूं तो भविष्य में वह तुम्हारी मदद की गुजारिश को बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। बांस के घने जंगल के भीतर एक शांत और सुंदर 2 मंजिला लकड़ी की इमारत खड़ी थी, जो आध्यात्मिक फूलों से सजी थी और हरे भरे घास से घिरी हुई थी, जिससे एक आरामदायक और सुखद वातावरण का निर्माण होता था। छोटी इमारत की ओर बढ़ते हुए बाइज़ेरो रुक गई और अंदर की ओर आवाज लगाई, छोटी बहन युयान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवती बाहर निकली। उसका कद काठी साधारण था और चेहरा भी कुछ खास आकर्षक नहीं था, सिवाय उसकी साफ और जीवंत आंखों के, जिन्हें भुला पाना मुश्किल था। बाइज़ेरो को देखकर महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उत्साह से कहा, वरिष्ठ बहन, महान गुरुजी, आज आपके पास मुझे यहाँ ढूंढने का समय क्यों है? बाइज़ेरो आगे बढ़ी, उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक नए शिष्य को आपसे मिलवाने लाया हूँ। वह अब से औषधीय उद्यान में काम करेगा। मुझे आशा है कि छोटी बहन उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। उस महिला ने शांत भाव से क्यू युआन की ओर देखा और उसे सिर हिलाकर सहमति दी। चूंकि उसे सीनियर सिस्टर ग्रेट मास्टर द्वारा लाया गया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल करूंगा। अपने ऊपर टिकी निगाहों को महसूस करते हुए क्यू युआन ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, नमस्कार सीनियर सिस्टर जेन। ची युआन जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला साधिका का नाम जेन युआन था। उसकी साधना का स्तर मध्य स्तर का था और वह 3 साल से यहाँ तैनात थी। वह आमतौर पर एकांत में रहती थी और शायद ही कभी किसी को दिखाई देती थी। ये पहली बार था जब उसने उसे आमने सामने देखा था। हालांकि जेन युआन दिखने में साधारण थी और उसमें कुछ भी खास नहीं था, फिर भी क्यू युआन को कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि वह क्या था। चलिए अंदर जाकर बात करते हैं। जेन युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया और तुरंत उन दोनों को घर के अंदर ले जाने की तैयारी करने लगी। कोई जरूरत नहीं, इस नए जूनियर ब्रदर से आपका परिचय कराने के अलावा मैं मुख्य रूप से आपका हालचाल जानने आया था। बाइज़ेरो ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जूनियर सिस्टर जेन ने 3 साल तक औषधीय उद्यान की रक्षा की है और इस दूरस्थ स्थान पर एकांतवास में रही हैं। आपके प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। कुछ दिनों में मैं एल्डर जू से आपको आंतरिक संप्रदाय में वापस स्थानांतरित करने का अनुरोध करने की योजना बना रहा हूँ। आपका क्या विचार है? कोई जरूरत नहीं है। बाइज़ेरो के इस जिक्र को सुनकर जेन युआन कुछ घबराई हुई सी लग रही थी और उसने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। वरिष्ठ बहन, महान गुरुजी, कृपया इस बारे में बड़े जू को न बताएं। आप जानती हैं कि मुझे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहना पसंद नहीं है। शोरगुल से दूर रहकर शांतिपूर्वक साधना करने के लिए ये स्थान मेरे लिए एकदम सही है। मैं यहाँ लंबे समय तक रहने को तैयार हूँ। जेन युआन का दृढ़ रवैया देखकर बाइशिरो ने आह भरी और जिद न करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन अगर भविष्य में कभी आपका तबादला होना हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस स्थिति को देखकर क्यू युआन के मन में संदेह और गहरा गया।
उनके जैसे सहायक शिष्यों के विपरीत औषधीय उद्यान की रक्षा करना आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए स्पष्ट रूप से एक अच्छा कार्य नहीं था। इसके लिए उन्हें दिन रात वहीं रहना पड़ता था और लगातार पिछले पहाड़ से आने वाले याओ राक्षसों के हमलों का सामना करना पड़ता था। तबादले का मौका मिलने पर जेन युआन का इतना मजबूत प्रतिरोध वाकई अजीब था। एक संभावना के बारे में सोचते हुए क्यू युआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, जेन युआन की ओर देखा, जो बाई-0 के साथ अभिवादन का आदान प्रदान कर रही थी, और उसका चेहरा काफी गंभीर हो गया। यह महिला बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ... इस दौरान आंतरिक संप्रदाय एक अमर गुफा के अंदर, जहां पहाड़ हरे भरे थे, पानी साफ था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। चचेरे भाई, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उन दोनों कमीनों लिन चेन और चिदा ने न केवल बार बार मेरा अपमान किया, बल्कि इस बार उन्होंने मुझ पर ही पलटवार कर मुझे पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया और मैं उस औरत को भी अपने पास नहीं रख सका। वे अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मेरे चचेरे भाई हो, फिर भी वे इतने लापरवाह हैं। वे तुम्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। और वो बुरा कमीना मो झेंग्यांग, जो मेरे चाचा की वजह से हमेशा मुझसे नफरत करता है, लगातार उन दोनों बदमाशों का पक्ष लेता है। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मुझे कैसे तसल्ली मिलेगी? वांग लुचुआन मेज के पास खड़ा था, उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था और वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठे युवक से लगातार शिकायत कर रहा था। सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने जकूजी का वस्त्र और जेड का मुकुट पहन रखा था और उनका चेहरा बेहद आकर्षक था। वे यिन होंग थे, जो लुओयुन घाटी के 3 शीर्ष आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक थे। तुम तो इतना आसान फ्रेमिंग का काम भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अनगिनत खामियां हैं और तुम खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हो। बिल्कुल घटिया आदमी। यिन होंग ने वांग लुचुआन को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरे पिता ने स्वयं हस्तक्षेप करके इस बार तुम्हारी रक्षा न की होती, तो तुम्हारी साधना शक्ति नष्ट हो गई होती और तुम्हें बहुत पहले ही संप्रदाय से निकाल दिया गया होता। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? वांग लुचुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा शर्म से लाल था। मेरे चचेरे भाई ने मुझे सबक सिखाकर सही किया। मैं कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया था। किसने सोचा होगा कि चिदा इतना चालाक होगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यिन होंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, सिर्फ इसलिए कि तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सब भी बेवकूफ हैं। वांग लुचुआन भय से कांप उठा, उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और आगे बहस करने की हिम्मत नहीं की। ये समझ न आने पर कि वह क्या सोच रहा है, यिन होंग की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी और उसने ठंडी आवाज में पूछा, मैंने सुना है कि बाई-0 उस चिदा को लेकर काफी चिंतित है और उसे ढूंढने के लिए कई बार बाहरी संप्रदाय भी गई है। आखिर चल क्या रहा है? ये सुनकर वांग लुचुआन का चेहरा खिल उठा और उन्होंने तुरंत कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है। सीनियर सिस्टर ग्रेट मास्टर क्यू दा के संप्रदाय में शामिल होने के दूसरे दिन ही उसे ढूंढने गई थी। वे दोनों बाहरी संप्रदाय से एक साथ निकल गए और काफी समय बाद ही लौटे। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। 2 दिन से भी कम समय में एल्डर मो ने स्वयं क्यू दा को औषधीय उद्यान भेजने की व्यवस्था की और उन्हें एक उदार पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बात स्पष्ट है कि यह मामला सीनियर सिस्टर ग्रेट मास्टर से ही संबंधित है। वह जानता था कि उसका चचेरा भाई यिन होंग लंबे समय से बाई-0 पर मोहित था, उसे अपना भावी दाव साथी मानता था और उस पर किसी का भी हाथ लगने को बर्दाश्त नहीं करता था। अगर वह ये सब सुन पाता तो यह उसके लिए अजीब बात होती। ये शब्द सुनते ही यिन होंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी निगाहों में हत्या का भाव उमड़ पड़ा। इससे पहले कि वांग लुचुआन आग में घी डालने का काम जारी रख पाता, यिन होंग अचानक खड़ा हो गया और उदास स्वर में बोला, हमारी लुओयुन घाटी कोई राक्षसी मार्ग नहीं है। शिष्यों के बीच आपसी कलह सबसे बड़ा वर्जित कार्य है। मैं भी उस लड़के के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन तुम अलग हो। स्पिरिट बीस्ट पीक पर स्पिरिट बीस्ट को भोजन कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन स्पिरिट बीस्ट को वश में करना बहुत मुश्किल है। ऐसा हो ही सकता है कि उनमें से कोई अचानक हमला कर दे और किसी को घायल कर दे। फिर उसने अपने थैले से एक जेड की बोतल निकाली और उसे वांग लुचुआन को सौंप दिया। जब आप स्पिरिट बीस्ट्स को ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकाल रहे हों, तो उस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल स्कारलेट फ्लेम टाइगर को उस रास्ते पर ले जाएं जिससे क्यू दा को अपने निवास स्थान पर लौटना होगा और फिर यह औषधीय गोली दें। उसकी आवाज धीरे धीरे गहरी होती गई, अंततः फुसफुसाहट में बदल गई, जबकि वांग लुचुआन की आंखें चमक रही थीं और वह बार बार सिर हिला रहा था। औषधीय उद्यान में अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद क्यू युआन बाहरी संप्रदाय के मुख्य शिखर की ओर चल पड़ा। मुख्य शिखर आसपास के शिखरों की तुलना में काफी ऊंचा था, मुर्गियों के बीच सारस की तरह खड़ा। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व भी अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक था। छोटे भाई क्यूई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही वह हॉल के बाहर पहुंचा, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 शिष्यों ने क्यूई युआन को रोक दिया। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद वह बाह्य संप्रदाय में कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया था। बाह्य संप्रदाय के दोनों शिष्य उसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने विनम्रता से बात की और उसे भगाने की कोशिश नहीं की। ची युआन ने अपने हाथों को उन दोनों के सामने जोड़कर सीधे सीधे अपना उद्देश्य बताया। वरिष्ठ भाइयों, मैं एल्डर मो से मिलने आया हूँ, कृपया उन्हें सूचित कर दें। दोनों गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर एक व्यक्ति को अंदर रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में वह शिष्य हॉल से बाहर निकला और क्यूई युआन से बोला, छोटे भाई क्यूई, बड़े मो कहते हैं कि आप प्रवेश कर सकते हैं। क्यूई युआन ने धन्यवाद कहा और मुख्य हॉल में प्रवेश किया। इस समय मो झेंग्यांग अपनी मेज पर सीधे बैठे थे, उनके हाथ में एक जेड ब्रश था और वे एक सुनहरे स्क्रॉल पर तेजी से लिख रहे थे। हलचल की आवाज सुनकर मो झेंग्यांग ने धीरे से ऊपर देखा, उसकी नजर क्यूई युआन पर पड़ी और उसने विनम्र स्वर में पूछा,
मार्शल नेफ्यू क्यूई, इस बुरे आदमी से तुम्हारा क्या काम है? इस नवप्रवेशित सहायक शिष्य के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी। न केवल उनका हृदय स्वभाव उत्कृष्ट था, बल्कि वे काफी चतुर भी थे। दुर्भाग्य से उनकी योग्यता थोड़ी कम थी और उन्हें मार्ग के कठिन पथ पर चलना था। सोचते सोचते अचानक उनके मुंह से एक हल्की सी ए की आवाज निकली और वे आश्चर्य से चीख पड़े। आप पहले से ही ची रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर कैसे पहुंच गए हैं? ये जानना जरूरी है कि जब वह संप्रदाय में शामिल हुआ था तब वह ची शोधन के केवल दूसरे स्तर पर ही था। अब 10 दिनों से भी कम समय में उसने वास्तव में 2 स्तरों को पार करते हुए ची शोधन के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। ऐसी साधना गति तो सचमुच अभूतपूर्व थी। क्या ये वाकई में 4 तत्वों वाला आध्यात्मिक मूल है? क्यूई युआन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार आपने जो 50 उच्च श्रेणी की आत्मा संजोने वाली गोलियां दी थीं, वे सचमुच कारगर थीं। उन्हें खाने के बाद मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति में प्रचुरता और आत्मा में परिपूर्णता महसूस की, इसलिए सौभाग्यवश मैं 2 स्तरों को पार करने में सफल रहा। ये सुनकर मो झेंगयांग के होठों के कोने फड़क उठे और वह मन ही मन सोचने लगा कि स्पिरिट गैदरिंग पिल्स में इतनी शक्ति नहीं है कि वह 4 तत्व आध्यात्मिक जड़ वाले साधक को 10 दिनों के भीतर 2 स्तर ऊपर उठा सके। हालांकि वह असमंजस में था, उसने इस पर और अधिक विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने फिर से क्यूई युआन की ओर देखा और कहा, तुम आज मुझसे मिलने आए हो, कोई और बात जरूर होगी, है ना? क्यूई युआन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, ये जूनियर वाकई में कोई मदद मांगने आया है। बोलना। मो झेंगयांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। क्यूई युआन ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस कनिष्ठ ने सुना है कि संप्रदाय आधे महीने में बाह्य संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागी सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकेंगे। मैं इससे आकर्षित हुआ हूं और इस भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने की आशा करता हूं। मुझे आशा है कि आप, वरिष्ठ, मुझे अनुमति देंगे। क्या आप बाह्य संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? ये सुनकर मो झेंगयांग थोड़ा हैरान हुआ और उसने उसे गौर से देखा। यद्यपि संप्रदाय में सहायक शिष्यों को मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेने से मना नहीं किया गया है, लेकिन आपके शिष्यों का समूह अभी शामिल हुआ है। क्या इस वर्ष भाग लेना कुछ जबरदस्ती जैसा नहीं है? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मो झेंगयांग को डर था कि क्यूई युआन स्थिति को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसने अपनी ठुड्डी के नीचे की दाढ़ी सहलाई और समझाना जारी रखा। पिछले वर्षों के अनुसार शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए कम से कम 9वें स्तर की ऊर्जा शोधन कला का ज्ञान होना आवश्यक है। आपकी वर्तमान साधना केवल चौथे स्तर पर है। यदि आप लापरवाही से भाग लेते हैं तो आप पहले दौर में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ची युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उन्होंने गंभीर चेहरे से कहा, इस जूनियर का बस यही सपना है कि वह इस भव्य प्रतियोगिता में दुनिया को देखे। जहां तक मेरी जीत की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने तो सिर्फ भाग लेना ही रखता है। ये देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है, मो झेंगयांग ने उसे समझाना बंद कर दिया और सिर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब, चूंकि आप इसे आजमाने पर अड़े हैं, इसलिए यह बुरा आदमी आपको यह मौका दे रहा है। बाद में मेरा टोकन लेकर डीकन नियू के पास जाकर पंजीकरण करवा लेना। ची युआन तुरंत बहुत खुश हो गया। आपकी मदद के लिए सीनियर मार्शल अंकल मो को धन्यवाद। मो झेंगयांग ने और कुछ नहीं कहा, उसने क्यूई युआन को एक टोकन फेंका और हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ और खुद को तैयार करो। मुख्य शिखर से निकलने के बाद क्यूई युआन ने राहत की एक हल्की सी आह भरी। अगर उसने इस सिस्टम टास्क को रिफ्रेश नहीं भी किया होता, तब भी वह जल्द से जल्द लुओयुंग घाटी के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद वह संप्रदाय के कार्यों को पूरा करने या यात्रा पर जाने के बहाने लुओयुंग घाटी छोड़ सकता था, बिना इस डर के कि इससे उसके बाद के कार्यों पर कोई असर पड़ेगा। इसे एक तीर से कई निशाने साधने वाला विकल्प कहा जा सकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस कार्य के लिए मिलने वाला अतिरिक्त पुरस्कार उसके लिए इतना आकर्षक था कि इसे छोड़ने का कोई कारण ही नहीं था। ये सोचते हुए उसने अपने इधर उधर के विचारों को एक तरफ रख दिया और एक बार फिर सिस्टम इंटरफेस में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। आधे महीने में लुओयुंग घाटी में वार्षिक बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागी न केवल सीधे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकेंगे, बल्कि उन्हें संबंधित पुरस्कार भी मिलेंगे। आपके लिए यह एक साधारण कर्मचारी बनने के भाग्य से बचने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नोट, ये कार्य एक खुला कार्य है और इसे सक्रिय रूप से छोड़ा जा सकता है। कार्य लक्ष्य, बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करना और प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करना। अतिरिक्त पुरस्कार शर्त, बाहरी संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता में दर्शकों को चौंकाएं और प्रथम स्थान प्राप्त करें। कार्य पुरस्कार 500 प्रति अटैक पॉइंट, 15 टॉप ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स, 1 टॉप ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल, 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अतिरिक्त पुरस्कार, मेजबान की आध्यात्मिक मूल योग्यता में उचित सुधार करें। आध्यात्मिक मूल क्षमता को एक बार फिर से बेहतर बनाना। पिछली उन्नति के बाद ची युआन की वर्तमान आध्यात्मिक मूल क्षमता पहले से ही असाधारण थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर इसे एक बार और बढ़ाया जाए तो उसकी क्षमता कितनी भयावह होगी। शायद पौराणिक अमर आध्यात्मिक जड़ के क्षेत्र को छूना सचमुच संभव हो सकता है। जो साधक अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, वह अच्छा साधक नहीं होता, और क्यूई युआन स्वाभाविक रूप से इसका अपवाद नहीं था। हालांकि ताइक्सुआन पवित्र भूमि के आंतरिक अभिलेखों के अनुसार यद्यपि इस महान दुनिया में दाव विधियां समृद्ध थीं और बड़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ उभरे, फिर भी सैकड़ों हजारों वर्षों से कोई भी साधक अमरता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था।
यदि कोई अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति दाव की विपत्तियों की परतों को पार करके महायान क्षेत्र तक भी पहुंच जाए, तब भी वह इसी संसार में फंसा रहेगा और इससे ऊपर उठने में असमर्थ रहेगा। इसलिए महायान क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त कर चुके कई साधक अमरता प्राप्त करने के अवसर की तलाश में इस क्षेत्र को छोड़कर अनंत शून्य क्षेत्र में निर्वासन का विकल्प चुनते हैं। ऐसी अफवाहें भी थीं कि जब तक कोई व्यक्ति अमर आध्यात्मिक मूल के साथ पैदा न हो या उसे कोई अवसर न मिले, तब तक के काम नश्वर व्यक्ति के लिए अमरता प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। अवसर जैसी चीजें अत्यंत क्षणभंगुर होती हैं और अमर आध्यात्मिक जड़ 10,000 वर्षों में एक बार ही प्राप्त होती है। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रहने वाले जीव गंगा की रेत के समान असंख्य हों, फिर भी कुछ ही लोग अमर स्थान प्राप्त कर पाते हैं और दीर्घायु और स्वतंत्र जीवन जी पाते हैं। हालांकि महायान क्षेत्र के साधकों के पास महान दिव्य शक्तियां और दीर्घायु होती है, फिर भी वे संसार के परिवर्तनों और समय के क्षय का सामना नहीं कर सकते। भले ही वे दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहें, अंततः वे अपने जीवन के अंत और अपने दाव के विघटन से बच नहीं पाएंगे और अंत में उनका कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी इस तरह के अंत को सहन करने को तैयार नहीं है। अब जब उनके सामने अपनी आध्यात्मिक जड़ों को और मजबूत करने का अवसर था, तो वे इसे कैसे चूक सकते थे। उत्साह के एक तीव्र आवेग के बाद क्यू युआन ने अपने मन को शांत किया और एक हल्की धुन गुनगुनाते हुए अपने निवास की ओर चल पड़ा। ठीक उसी क्षण आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे एक सुनसान जंगल से अचानक एक विशाल धधकते लाल रंग का बाघ प्रकट हुआ। यह विशाल बाघ लगभग 7 या 8 झांग लंबा था, जो उठते हुए लाल धुएं और एक विस्मयकारी दुष्ट ऊर्जा से घिरा हुआ था। गर्जन। विशालकाय बाघ ने दहाड़ लगाई, अपना खून से सना मुंह खोला और नुकीले दांतों और लहराते पंजों के साथ झपट्टा मारा।